आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस हिंदी प्लेटफॉर्म पर, और हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के स्वाध्याय ग्रुप में भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो मास्टर्स, आज हमारे बीच में संजय गोस्वामी जी हैं और मैं पहले उनको इनवाइट करती हूँ। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और लेट मी यस आत्मवंदन संजय जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और हमारे साथ स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और मास्टर्स, आप सबको ये बताना चाहती हूँ, संजय जी न्यू जर्सी से हैं, अभी न्यू जर्सी में रहते हैं, और साथ ही साथ ये देवास से हैं, मध्य प्रदेश से, और मेरी बाजू वाली नेबर स्टेट बोल रही हूँ, सिटी ऐसा बोलना चाहिए। सो ही इज फ्रॉम देयर, और साथ ही साथ ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिटी बैंक में काम करते हैं। काफी अच्छी अच्छी हॉबीज हैं, गार्डनिंग भी है, हाइकिंग है और ट्रैकिंग, ये सब बहुत पसंद है उनको। और जैसा कि मैंने अभी हम सब मिल रहे हैं, देख रहे हैं, बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक है, स्वाध्याय भी करने का। सो अब हमारे साथ आज चैप्टर 5 का स्वाध्याय करेंगे संजय जी, और चैप्टर 6 का भी, जिसमें 151 पेज नंबर से 160 यानी कि 151 पेज नंबर से लेके 160 तक संजय जी करेंगे स्वाध्याय। चैप्टर 5 में फिजिकल डेस्टिनी में सेक्शन 7, और चैप्टर 6 साइकिक डेस्टिनी में सेक्शन 1 एंड 2 इसका स्वाध्याय करेंगे। तो आज हम संजय जी से ही जानेंगे कि आज हमें वो क्या बताना चाहते हैं अपने 10 पेजों के द्वारा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज यहाँ पर मुझे अवसर देने के लिए और सुनने के लिए। मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपके अंदर बसेश्वर को। थैंक यू सो मच। तो मैंने कोशिश की है कि इसको अपने सरल शब्दों में उतारने की, और उम्मीद है कि मैं इस पुस्तक के साथ में जस्टिस कर पाऊँ। तो फिर बिल्कुल, बाकी यू अब आर आप गोइंग टू डू इट। सहयोग। और मधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्लेटफॉर्म पर मुझे अवसर दिया। थैंक और यू। ग्रेटिट्यूड टू पत्री सर, जिन्होंने ये पूरी संस्था बनाई और आज हम सभी इसमें जुड़कर ये सब कर पा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और अवेकनिंग पाथ पर आगे जा रहे हैं लोग। तो इसके साथ तो बुक, जैसे कि हम पिछले कई मास्टर्स ने ये बुक की है अभी तक, और काफ़ी अच्छे तरीके से की है, और हमें बहुत जानकारी मिली जो कि अपने मतलब रोज के अपने जीवन में काम की चीजें जहाँ हम देखते हैं और उन चीजों को हम ध्यान नहीं देते, लेकिन वो बहुत गूढ़ होती है बातों में एक्चुअली। तो हमको धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है इसकी पुस्तक की सहायता से। ये हरल परथिवा सर ने लिखी थी, और मतलब अगर पढ़ने जाएंगे हम तो एक बार पढ़ेंगे तो कहीं ऊपर से निकलेगी, लेकिन अगर इसको थोड़ा ठीक से पढ़ा जाए तो काफी गूढ़ बातें लिखी हुई है इसके अंदर में, जो कि समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए है जो बातें वो है। तो मैंने अपना पूरा एक प्रयास किया और एक मतलब एक स्लाइड शो बनाया बेसिकली, या फिर एक प्रस्तुति बनाई है, जिसके माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊँ सरल भाषा में। तो मैं शेयर करता हूँ और फिर Sure. शुरू। Thank you so much. One second, let me stop my share. Yeah, now you can go ahead. वो जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस बारे में कि ये हारल वॉल्टमिन पर्सिवल सर ने इस बुक को लिखा था, और इसके बारे में काफी मधु जी ने शुरुआत से ही समझाया है कि ये बुक कैसे लिखी गई है, और इसके मतलब जो लिखने वाले थे, इनकी जिन्होंने ये पूरा आइडिया लाए थे वो दूसरे थे, और लिखी गई है हारल पर्सिवल सर के साथ में। तो मेरे हिस्से में आज 2 पेज मुझे कवर करना है। तो इसमें मैं फिजिकल डेस्टिनी, जो कि कल लक्ष्मी मैडम ने की थी, जिसमें उन्होंने काफी हद तक इसको कवर कर लिया था, और कुछ एक 7वां भाग बचा था जो आज मैं लेने वाला हूँ इसमें, इसके स्वाध्याय में। और फिर साइकिक डेस्टिनी का पार्ट 1 में कवर करूंगा आज इसके अंदर में कि। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो फिजिकल डेस्टिनी का जो आखिरी का भाग था, इसके अंदर में काफी कुछ ऐसा समझाया गया है, 3-4 पेज जो मतलब प्रश्न जो मैंने पढ़ने की कोशिश की उसमें, कि किस तरह से हम पृथ्वी पर आए हैं, हमारा हमारा व्यवहार कैसा रहता है, और फिर जब
स्थिति नियंत्रण के बाहर चली जाती है, क्योंकि मानव अपनी खुद की एक इच्छा शक्ति के हिसाब से चलता है, जिसमें बुरा या भला इतना हद तक जाता नहीं जब तक कि उसको कुछ किसी प्रकार की मतलब कि आध्यात्मिक शिक्षा मिलना चालू हो या खुद अपने तरीके से बढ़े, तब शुरू होती है। और फिर उसको कैसे जो अपने हम जिसको गॉड बोलते हैं, भगवान बोले या जो भी एक परम पिता परमेश्वर बोले, वो कैसे इसको नियंत्रण में लेता है। और भगवत गीता में भी काफी डिटेल में इसको समझाया गया है इसी बात को, जो आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसमें इन्होंने बताया है कि हम ह्यूमन बीइंग बेसिकली जो मानव है, वो जो हम यहाँ पर आते हैं तो हम अपने हिसाब से अपनी इच्छाओं से जीते हैं। मतलब हम अपना अपना स्वार्थ ही देखते हैं हर जगह पर, अपने अपनी अपने अपना भला हो ऐसा काम करते हैं। और ये ऐसा नहीं कि सभी के बारे में, लेकिन मुख्यतः इसी तरीके से हम देखते हैं अपने आसपास। जब तक कि आपके अंदर में वो आध्यात्मिक जो एक बीज उत्पन्न नहीं हो, तब तक आप इसी स्थिति में रहते हैं। अब ये होता क्यों है कि कोई आदमी बहुत दुखी होता है, कोई सुखी होता है, और इस तरह से अलग अलग तरीके का व्यवहार करते हैं। तो ये सब एक हारेल्ड परसिवल सर के हिसाब से ये सब प्री डिसाइडेड है। और हमने काफी दूसरे मास्टर ने भी इसी बात को समझाया है, अगर हम बुक्स पढ़े तो इसमें क्या है कि हम एक एक्टर की तरह यहाँ पर आते हैं, कि स्कूल है अर्थ। अर्थ जहाँ पर हम सीखने के लिए आते हैं, तो एक एक्टर की तरह आते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हम अपना खुद का अपना रोल डिसाइड करते हैं, हम क्या प्ले करने वाले हैं, हम हमारा क्या भागीदारी रहेगी यहाँ पर, कब हमको आना है पृथ्वी पर यहाँ पर जन्म लेकर, किस जगह पर हम जन्म लेंगे और किस समय लेंगे, और किस तरह से हम अपने इस पूरे के पूरे जो अपना ये खेल है जिसको हम निर्धारित करके आए हैं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे बेसिकली। इस तरह से डिसाइड करते हैं हम। फिर अब क्या होता है कि ये सब हम प्लान करते हैं, तो इसको बोलते हैं जैसे प्री बर्थ प्लानिंग की तरह होता है, जो कि हम हमारे स्पिरिट गाइड के साथ में और हमारे मास्टर के साथ में करते हैं, जो एस्ट्रल वर्ल्ड में रहते हैं या उससे भी ऊपर रहते हैं। और आने के बाद में जब परीक्षा चालू होती है यहाँ पर, सब भूल जाते हैं, सब सब गोलमाल हो जाता है। और फिर क्या है, हम हर चीज को लेकर रोना चालू करते हैं, मेरे साथ ये दुख है, ये मेरे साथ ही कोई स्थिति आती है, ये मुझे हमेशा कोई तकलीफ देता है, या फिर मैं हमेशा किसी तरह से तकलीफ में रहता हूँ, या कोई स्पेशली आपके जैसे माता पिता हुए, या फिर आपके भाई बहन, या आपके बच्चे, या फिर आपकी जो भी पति पत्नी के आपस में जो तनाव रहता है या जो भी प्रेम रहता है, ये सारा आपको आप खुद ही चुन कर आते हो ये इस खेल को पूरा करने के लिए। और फिर आने के बाद में आप भूल गए, तो उसी चीज को लेके आप वापस से एक कंफ्यूजन की स्टेट में चले जाते हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में ये। तो इस तरह की स्थिति चलती रहती है हमारे साथ, और हम देखते हैं अपने जीवन में रोजमर्रा में भी, ये किसी को हम अच्छा समझते किसी को बुरा समझते, लेकिन ऐसा कोई अच्छा बुरा है नहीं। ये सारा हमारा हमारा खुद का एक बनाया हुआ ये नीति हम तैयार करके आते हैं कि हमें ऐसे ही सीखना है। क्योंकि हम हर इंसान अपनी एक आध्यात्मिक जर्नी है, जो यात्रा है अपनी आत्मा की, उस पर चलता है, और एक समय पर अपने को इसको पूरा करना है। तो जो जितना हम इस मानव जीवन में पूरा कर पाते हैं, वहां से फिर शुरुआत करते हैं। तो फिर उसके लिए हम अपना जीवन का लेखा जोखा देखते हैं खुद ही मरने के बाद, कि क्या मैंने सीखा था और क्या मुझे सीखना बाकी है। और जो सीखना बाकी है उसके लिए फिर आप अपना प्लान तैयार करते हैं, कि जो ये ड्रामा जो हम करने आ रहे हैं वापस से, इसको तैयार करते हैं हम, कि कैसे किया जाएगा, मैं क्या भाग करूंगा, और कैसे इस चीज को सीखूंगा, इस इमोशंस या इस एनर्जी पैटर्न से कैसे बाहर आऊंगा मैं, ये सब सीखा जाता है। और हम खुद डिसाइड करके आते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि हम तो ये गेम तो पूरा चल रहा है यहाँ पर ड्रामा, और ये हम जो खेल रहे हैं पूरा आपस में चले चले जा रहा है। लेकिन इसमें एक नियंता भी होता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, जो कि हम जिसको भगवान बोलते हैं, या फिर जिसको हम लाइट ऑफ इंटेलिजेंस, उसको जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, या किसी भी नाम से बोले, एक नियंत्रण शक्ति होती है ब्रह्मांड की, जो कि चीजों को देखती है और नियंत्रण रखती है। और हम भी इसमें भरोसा रखते हैं, स्पेशली जैसे हम भारत देश से हैं, तो हम बहुत ज्यादा इसमें भरोसा रखते हैं भगवान को। हमारे तो करोड़ों देवताओं को माना गया है, एक भी नहीं। तो ये जो इंटेलिजेंस होती है हारेल परसिवल सर के हिसाब से, इसका ये सिर्फ देखती है कि आपका कैसा ज्ञान, कैसा चल रहा है आपका गेम। और इसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करती, इंटरफेरेंस नहीं करती, क्योंकि जो अच्छा हो रहा है जो बुरा हो रहा है ये आपने डिसाइड किया और आपको ही जाना है। लेकिन फ्री विल के हिसाब से कभी कभी अलग तरीके से जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहां पर कि आप एक बहुत ही गहरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जैसे कि कुछ फेटल स्टेट हो सकती है, जैसे कि कुछ एक्सीडेंट होने वाला हो अचानक से। तो आप आप अचानक से, कई बार आपने देखा भी होगा कि इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था और मैं बाल बाल बच गया, भगवान की दुआ थी, ये जो भी था। तो कैसे होता है, क्योंकि इस समय पर हमारा जो जितना भी हमारा क्षेत्र हस्तक्षेप रहता है, हम जितना कर सकते हैं, उसके बाद में अगर
जो जो नियंता है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी, भगवान है जो, वो देखते हैं कि नहीं ये स्थिति निकल जाएगी और ये अपना गेम पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये अच्छे से कर रहा था तो उसको बचाया जाए, तो वो बचाते। इसी तरीके से क्या होता है कि आपका बीमारी होती है बहुत सारी, और बीमारी ऐसी हो जाती है कि डॉक्टर खुद हाथ खड़े कर देते हैं कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे कई इंसान है, हमने कई मास्टर्स को देखा है, अलग अलग बातें हैं उसको समझने की, लेकिन कुछ हद तक इसमें नियंत्रण का भी हाथ रहता है कि उसको वापस से बाहर निकाल के अपने लक्ष्य को पूरा करने दिया जाए। तो वो वहां पर आके उसको इंटरफेयर करते हैं। तो ये स्थिति होती है जब ये बिल्कुल ही, मतलब कि जब इंसान के नियंत्रण से बाहर होती है और जिससे इंसान कुछ नहीं कर पाता, तब जाके ये नियंता अपना हस्तक्षेप करते हैं, और उसी हद तक करते हैं जहां तक कि बस वापस से उसको ट्रैक पर लेके आ जाए, वापस से उस स्थिति में वापस से लेके आ जाए जहां से वो अपना गेम को शुरू कर पाए। तो ये स्थिति रहती है। अब इसमें क्या होता है कि कई स्थिति में हम फ्री विल जिसको बोलते हैं कि हमारी स्व इच्छा जो होती है उसके हिसाब से हम अच्छा बुरा छोड़कर हम अपने हिसाब से अपना जीवन चलाने लग जाते हैं। कि जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके पास शक्ति हो जाती है, या फिर जो अच्छे पद पे आ जाता है, पावर में रहता है, तो वो दमन शुरू कर देता है इंसानों का। और वो स्थिति ऐसी बनती है कि अराजकता हो जाती है। कुछ समय बाद ऐसी स्थिति बन जाती है कि एक पूरा का पूरा क्षेत्र, एक पूरा का पूरा राज्य, पूरा देश उसी स्थिति में पहुंच जाता है। तब फिर ये नियंता जो रहते हैं उनको अपने हाथ में कमांड लेना पड़ती है कि अब मुझे नियंत्रण लेना पड़ेगा, और उस स्थिति में ये उस पूरे क्षेत्र को खत्म करके फिर से शुरुआत करते हैं। तो ये हमने देखा है, ये अब गीता में भी अगर आपने सुना हो, कृष्ण भगवान ने भी काफी इसको विस्तार में समझाया है कि प्रकृति की स्थिति स्थापना भी मेरे थ्रू, मेरे मेरे से ही होती है, मेरे से शुरुआत होती है, इसको पूरा चलाया जाता है, और जब अंत में होता है तो सब मेरे अंदर ही विलीन हो जाता है और पूरा विनाश होता है, जिसको महाप्रलय भी बोलते हैं। तो समझाया गया है और हम उसको उस हद तक समझ चुके हैं। तो इसमें परसिवल सर बोलते हैं कि दो तरह के गॉड रहते हैं जो इस नियंत्रण स्थिति को नियंत्रण में लेते हैं। एक बोलते हैं वाटर गॉड, की जल के देवता जो होते हैं। तो कई बार जब किसी क्षेत्र की ऐसी स्थिति हो जाती है जहां पर कि अब उनको लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, इसका इसका सुधार किया नहीं जा सकता किसी भी तरीके से, और ना ही कोई वहां पर ऐसा है जो उसको फिर से नियंत्रण में ला पाए, तो फिर वो ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि भौगोलिक स्थिति, या हम जो नेचुरल क्लाइमेटीज बोलते हैं, वैसे उत्पन्न होती है जिससे पूरा का पूरा क्षेत्र नष्ट कर दिया जाता है या देश नष्ट कर दिया जाता है। तो जैसे महाप्रलय आया था, तो काफी हमने इतिहास के हिसाब से देखा है कि मिस्र में आया था, जहां पर कि पूरा का पूरा मिस्र खत्म हो चुका था और फिर से वापस से नया बना। अभी अपने जो पिरामिड से, जो कि महान ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं जिनको, उनको छोड़ के बाकी पूरा खत्म होकर फिर से पूरा स्थापित हुआ है। ऐसे कई प्रलय आ चुके हैं, सुनामी आ चुकी है। हमने जो सुनामी देखी है अभी फिलहाल में 10-11 साल पहले, उससे मतलब कुछ समय पहले ही, उससे पहले कई बड़ी बड़ी सुनामी आ चुकी है जिन्होंने पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरा देश या पूरा का पूरा कंटिनेंट खत्म कर दिया और फिर से बनाया वो। तो ये स्थिति इस तरह से वो अपने हाथ में लेते हैं, जहां पर उनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता तो इसको खत्म करके फिर से बनाया जाए। तो ये एक स्थिति है। फिर दूसरा बोलते हैं कि फायर गॉड भी इसमें कभी कभी अपना नियंत्रण लेते हैं और वो भी इसको पुनः स्थापित करने में अपना अपना पूरा प्रयास करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि या तो जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, जो कि ज्वालामुखी के फटने से जो होता है, तो उसमें भी पूरा का पूरा क्षेत्र खत्म कर देते हैं वो। या फिर जो दावा नहल होता है कि जहां पर ये फायर जो होती है, जो अनकंट्रोलेबल होती है, जिसमें कि पूरा का पूरा जंगल से लेके पूरा देश से पूरा पूरा क्षेत्र खत्म कर दिया जाता है, वैसी स्थिति आती है और फिर वहां से फिर से शुरुआत होती है। तो हमने देखा है कि कई बार जो इंस्टिंक्ट स्थिति है जो हुई है ये, अब हम अभी आज हम हमारे जो पुरातात्विक विभाग वाले हैं वो खोज करते हैं, तो कई बार जमीन की 100 गहरी मीटर परत के अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जो कि देखने पर लगता है कि यहाँ पर एक एक समय पर कोई मानवीय सभ्यता रही होगी, क्योंकि वो चीजें इतनी अंदर से निकली, कोई साधारण इंसान तो उसको उतना अंदर दबा के नहीं छोड़ सकता ना। तो वो दबी हुई है, मतलब कभी ना कभी यहाँ पर रही होगी, 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, या लाखों साल पहले भी रही होगी वहां पर ऐसी स्थिति। अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी महान सभ्यताएं रह चुकी है इस पृथ्वी पर, जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंस है, जिनकी बुद्धिमत्ता और जिनके साधन हमसे ज्यादा थे, लेकिन फिर भी वो खत्म होके फिर से, मतलब हम उनके कुछ अंश देख पाते हैं आज जब पुरातात्विक बात निकालते हैं। तो जैसे कि एटलांटिस थे, वो बहुत ज्यादा विकसित थे हमसे, लेकिन खत्म हो चुके हैं। आज हम उनके बारे में निकाल पाते हैं क्योंकि कोई कई मास्टर्स उनमें से वापस आते हैं जो हमको गाइड करते हैं और हमको उनकी जानकारी मिलती है।
या फिर मायान्स है जो कि हम आज भी देखते हैं मेक्सिको के अंदर में जो ग्रेट पिरामिड्स है जिनके, या फिर मिस्र में जो ग्रेट पिरामिड्स अटलांटिस के बनाए हुए माने जाते हैं, लेकिन आज भी हम उनका कोई विज्ञान के हिसाब से देखें तो आज भी हम पता नहीं कर पाते कि कैसे बने होंगे ये और क्या उद्देश्य रहा होगा। अब हम समझने लगे हैं धीरे धीरे, क्योंकि हम उस स्थिति पे जा रहे हैं, हमारा ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, तो हम समझना शुरू किए। लेकिन ये जो सभ्यताएं थी, ये भी एक बहुत ही ग्रेट हाइट पर थी। मतलब इनके अंदर में जो वैज्ञानिक साधन थे इनके, या फिर इनकी जो इनके पास में गिफ्ट्स थे, जिनको हम बोले कि इनकी शक्तियां थी, वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी बनी होगी जहां पर ये आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन गई होगी, और उस समय पर इनको पूरा खत्म करके फिर से जो देखा जाए तो पृथ्वी की पुनः स्थापना हुई है। और हम बोलते भी ना, जैसे मेरी नानी जो बचपन में मुझे बताया करती थी कि हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, आपको हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए, और पूरी पृथ्वी पर हर इंसान को ऐसा सोच के चलना चाहिए कि हम एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे की मदद करें। और जब हम नहीं करते, जब हम पाप के में बहुत ज्यादा डूब जाते हैं, तो बोलते हैं कि जो पृथ्वी ये शेषनाग की फन पर टिकी हुई है, और वो फन हिला देते हैं, जिसके बाद में पूरा प्रलय आके ना फिर से स्थापित होती है। तो बात समझाने का तरीका अलग है, लेकिन अंततः बात तो वही है कि जब आप स्थिति में ऐसी पहुंचोगे जहां पर कि आपका नियंत्रण पूरा खत्म हो जाएगा, और सब अपना खुद अपना मतलब निकालेंगे, हर तरफ से वायलेंस रहेगा, हर तरफ से मतलब बुरी भावनाएं, जो जो नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर इसका नियंत्रण को अपने हाथ में नियंत्रण लेके इसको फिर से पुनः स्थापित करना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में प्रलय की स्थिति बनती जो महाप्रलय होते हैं। तो ये था सातवां भाग, पिछला भाग, जिसमें कि फिजिकल डेस्टिनी थी, जो कि भौतिक डेस्टिनी जिसको बोलते हैं हम, नीति, उसका पार्ट मैंने कवर किया है। अब आगे जो है फिजिकल डेस्टिनी, साइकिक डेस्टिनी, जो कि मानसिक नीति है, जिसका मैं एक भाग आज कवर करने वाला हूँ, और बाकी फिर अपने दूसरे मास्टर करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक समझा जाए कि व्हाट इज साइकिक डेस्टिनी, बेसिकली क्या है मानसिक नीति। तो वो चीज जो कि किसी तरीके से एक भौतिक तरीके से हमारे साथ में संबंधित नहीं है, पूरा का पूरा मानसिक तरीके से जुड़ी हुई है, और फिर भी हमें हमारे जो भी इमोशंस है, जो भी हमारे आसपास का वातावरण है, उस उसके अंदर में हमारे साथ में रहती है, उसको साइकिक डेस्टिनी की तरह माना गया है। तो इसको हारेल परसिवाल सर ने बताया कि इसको अगर देखा जाए तो ये कैसे नेम कैसे बनती है। तो इसके इसके दो मुख्यतः भाग बताए उन्होंने, कि एक होता है फॉर्म डेस्टिनी, और दूसरा होता है स्टेट इन साइकिक एटमॉस्फियर। जो फॉर्म डेस्टिनी मतलब कि रूप की नीति, कैसे आपका रूप दिखाई देता है जो, और ये होता है प्री बर्थ, ये जन्म लेने के पहले से शुरुआत हो जाती है इसकी। और दूसरा है पोस्ट बर्थ, जो कि जन्म लेने के बाद में जो जिसका जन्म हुआ जो डूअर है, वो किस स्थिति में रह रहा है, किस तरह के एटमॉस्फेयर में रह रहा है, उसके आसपास कैसी स्थिति है, उसके हिसाब से उसका आगे निर्माण होता है साइकिक डेस्टिनी का। तो जो प्री बर्थ होती है, इसमें प्रीनेटल इन्फ्लुएंस होता है कि माता पिता का मतलब जन्म लेने के पहले कैसी स्थिति होती है, माता और पिता के बीच में कैसे संबंध होते हैं, माता की स्थिति कैसे रहती है उस 9 महीने के बीच में जहाँ पर बच्चा उसके गर्भ में है। और उससे अगर माँ बहुत ही अच्छा अ, अच्छे विचारों में है, अच्छे भावनाओं से रह रही है, और जैसे ध्यान में है या फिर किसी भक्ति मार्ग पर चल रही है, तो उसी हिसाब से जो बच्चा है जन्म उसके पेट में जो पल रहा है, जिसका जन्म होने वाला है, उसका भी एक नीति वैसी बनती जाएगी, मानसिक नीति जिसको बोलते हैं हम साइकिक डेस्टिनी। और हमने देखा है गीता के अंदर में बताया जाता है ना कि जो अभिमन्यु था उसको पूरा का पूरा चक्रव्यूह समझाया गया था, तो उसने उसको रखा था, वहीं से उसने सीख लिया था, उसकी माँ ने जितना उसको समझा था। और बाद में जब उसका जहां पर माँ सो गई थी, जहां से समझ नहीं पाई थी, वहीं पर अभिमन्यु हारा था चक्रव्यूह के अंदर से, जब निकलना नहीं आया था। तो ये एक मतलब बताने का सारांश ये है कि जो माँ की स्थिति रहती है, उसी हिसाब से उसका जो मानसिक स्थिति रहती है, बाल जो बच्चा है जन्म लेने वाला, उसकी भी वैसी बन जाती है। अगर माँ का स्वभाव बहुत अच्छा है तो बच्चा अच्छे स्वभाव से ही रहेगा। अगर माँ तनाव में रहती है, किसी तरीके से माँ बाप के बीच में नहीं बनती, या माता के परिवार में नहीं बनती, और वो हमेशा किसी तरह के तनाव की स्थिति में रहती है, तो बच्चा भी उसी तनाव से जीता है। वो भी वही वही फील करता है जो माँ फील करती है, जो महसूस माँ कर रही है उस समय पे बच्चा सारे के सारे वो जो जो भाव गुण होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनको महसूस करता है। फिर दूसरा इसमें बताया गया है कि जब बच्चा गर्भ में आता है,
और 9 महीने तक जब तक गर्भ के अंदर रहता है तब तक वो कई प्रकार मतलब तत्वों से भी उसका जो साइकिक डेस्टिनी जो जो उसकी विचारधाराएं बनती है। तो हम 5 तत्व मुख्यतः मानते हैं, और ये हमारे हिंदू धर्म में भी यही माना गया है। और यही चीज परसिवल सर भी बता रहे हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं अपने, फायर, अर्थ, वाटर, एयर एंड स्पेस, तो अपना क्या है कि अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो ये तत्व आपके शरीर में जिस स्थिति में रहेंगे उस हिसाब से आपका जो मानसिक जो स्थिति रहेगी वो बनती जाएगी। और आपका जो मतलब फ्यूचर का एक टच कि आप इसके हिसाब से क्या बनने वाले हैं, या कैसा आपका स्वभाव रहने वाला है, या क्या किस तरह के क्षेत्र में आप अपना उन्नति प्राप्त करेंगे, या किस क्षेत्र में आप जाके आगे बढ़ना चाहेंगे, वो सारा भी इसी तरह से डिसाइड होता है। कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखा जाए कि किसी के अंदर में फायर एलिमेंट की बहुत ज्यादा हो गई, अग्नि तत्व की अधिकता है किसी में, तो अगर उसका हम स्वभाव देखेंगे तो वो बहुत ही गुस्सालु प्रवृत्ति का इंसान रहेगा, क्योंकि फायर एलिमेंट है तो थोड़े से में भपक जाएगा। लेकिन उसी समय पर फायर है मतलब कि क्या है, स्पीड को हम बता सकते हैं, जो गति को बता सकते हो। तो ये जो इंसान रहेगा ये बहुत तेज रहने वाला है, कि कुछ काम पकड़ाएंगे, अगर कोई 3 घंटे में करेगा तो इसके लिए आधे घंटे का काम रहेगा, इस तरह की उसकी प्रवृत्ति रहेगी। उसी तरीके से जैसे अर्थ एलिमेंट है, कि पृथ्वी का जो एलिमेंट है, जो तत्व है, इसकी अधिकता है तो जो स्वभाव रहेगा उसका जड़ प्रवृत्ति रहेगी। मतलब कि थोड़ा सा आलसी जैसा रह सकता है इंसान, एक जगह टिके रहना चाहेगा, मतलब जबरदस्ती में जब तक ये जैसे रहता है ना, अजगर की तरह मुंह करना ही नहीं है मुझे, कि बस जो है ठीक है मैं यहीं पर अच्छा हूँ, उस तरह की प्रवृत्ति रहेगी। लेकिन ये लोग जो रहेंगे अर्थ अर्थ या जो धरती के तत्व से बने हुए, जिनके अंदर ज्यादा अधिकता रहेगी, वो ज्यादा भौतिक सुखों में अपने आप को रखेंगे। जैसे कि ये बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं जो बहुत धन अर्जन करे, आसपास भौतिक सुविधाएं रखे, या फिर ये कुछ उद्योगपति हो सकते हैं, इस तरह का मतलब रहेंगे। बताने का मतलब ये है। उसी तरीके से किसी के अंदर में अगर वायु तत्व की अधिकता रहेगी तो उसको वायु की गति जैसा मतलब कि देखा जाए क्यों, तो उसको सुनने और बोलने की, क्योंकि ये तरंगों के ऊपर चलने वाली चीजें है, तो बहुत अच्छा गायक बन सकता है वो, सिंगर हो सकता है वो। या फिर उसका जो इंटरेस्ट एरिया रहेगा, जहां पर उसकी बहुत ज्यादा रुचि रहेगी, वो हवा वायु में रहेगी, जैसे कि पायलट बनना चाहेगा, या फिर ऊंचाइयों पे जाना चाहेगा, पर्वतारोही जैसा हो सकता है, उस तरह का। तो इस तरह से मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो अपनी फ्यूचर डेस्टिनी होती है, जो आप भविष्य में कैसा आपका मानसिक और आपका जो पूरा का पूरा भविष्य का जो जो पाथ बनने वाला है, जो मार्ग आप बनाने वाले हैं, वो उसके तत्वों से भी निर्धारित होता है कि कौन से तत्व की उसमें अधिकता और कमी हो, उस तत्व के हिसाब से वो उसमें आगे बढ़ेगा। तो ये रहेगा प्री बर्थ के अंदर में आने वाले जो उसके प्रभाव रहेंगे साइकिक डेस्टिनीज के। वो पोस्ट बर्थ के अंदर में क्या है कि जन्म लेने के बाद जो बच्चा है, जो डूअर आया है, वो किस स्थिति में रह रहा है। तो अगर वो कोई कोई बच्चा जिसने जन्म लिया है वो बहुत ही तनाव वाली स्थिति में, जहाँ पर माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं आसपास, ऐसी स्थिति में हो, या फिर वो ऐसे देश में जहाँ पर हमेशा तनाव रहता है, जैसे हम देखते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे जहाँ पर बहुत ज्यादा दबा के रखा जाता है। सत्ता सत्ता में जो ऊपर के लोग रहते हैं वही बस अच्छे से जीवन जी पाते हैं, बाकी सबको दबा के रखा जाता है। तो इस स्थिति में उसका उसका जो 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 डूअर आया है यहाँ पर, जो करता है, जिसने जन्म लिया है, वो भी उसी स्थिति में दबा हुआ रहेगा। इसके इसके विपरीत में अगर देखें कि कोई ऐसी स्थिति में रहने वाला है जिसका एनवायरमेंट जन्म के बाद में इसी जगह पर आने वाला है, जहाँ पर कि वो बहुत ही खुश मिजाज स्थिति में है, कि माँ बाप बहुत अच्छे से रह रहे हैं, विद्वान है सभी लोग उस घर के अंदर में, या फिर जहाँ पर कि भक्ति भाव का माहौल है, पढ़ाई का माहौल है, तो जो बच्चा है वो बचपन से वैसा ही रखने लग जाएगा, क्योंकि उसका उसकी जो जो मानसिक स्थिति रहेगी वो उसी तरह से जाएगी। उसके आसपास का जो ऊर्जा स्पंदन है, एनर्जी वाइब्रेशन है उसके आसपास में, वो भी उस स्तर के रहेंगे। तो हम खुद एक छोटे छोटे ऊर्जा कणों से मिलकर बन रहे हैं, तो जिस तरह का स्पंदन हमारे आसपास रहता है वैसा हमारा स्पंदन हो जाता है। बोलने का ये है कि वाइब्रेशंस जो आपके आसपास रहना है, आपका वाइब्रेशन उसी में ट्यून इन होना चालू हो जाता है, आप उसी में ट्यून इन हो जाते हैं। हम भी एक मैटर से बने हुए हैं ना, तो मैटर मतलब कि छोटे छोटे कणों से बने हैं, और कणों और जो अणु है ये खुद ऊर्जा के स्पंदन से प्रभावित होते हैं। तो उसी हिसाब से आपकी ऊर्जा भी बदलेगी और आप उसी तरीके से बनने लगेंगे। तो इसका कहने का मतलब इन समरी अगर इसको देखा जाए, तो अगर आपने
बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले क्षेत्र में या उस माहौल में है, तो आपकी खुद की एनर्जी ऊपर बढ़ेगी और आप उस वाइब्रेशन में आएंगे। अगर आप किसी लोअर वाइब्रेशन के एरिया में है, जहाँ पर कि बहुत ही निचली प्रवृत्ति से रहा जा रहा है, दबाव में है, तनाव में है, तो आप भी वैसे ही उसको बढ़ेंगे। और ये सभी स्थितियां जो है, प्री बर्थ या पोस्ट बर्थ जो स्थिति है, ये फिर भी जो मैंने पहले बताया कि आप अपना गेम लेकर आए हैं, तो वो गेम फिर भी आप प्ले करने वाले हैं इसमें। तो ये स्थितियां ऐसा नहीं कि आपके जीवन भर चलेगी, इनसे आप बाहर आएंगे और कहीं ना कहीं आपको आके ने कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप अपने जो अपना मूल मूल स्वभाव है उसमें आएंगे और वापस से उस बात को आगे बढ़ने के लिए बढ़ेंगे। आप इसी तरीके से रह के जिंदगी नहीं बिताते हैं। हाँ, इसमें फ्री विल्स हो सकती हैं, जिसमें आप छोड़ दो उस बात को। बहुत सारे लोग करते हैं ना, कि हम सुनते हैं कि सुसाइड कर लिया उसने तनाव में आकर, तो वो जो तनाव मिलने वाला था वो उसको उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए लाने वाला था कि अंदर झांकना शुरू करे, लेकिन उसने फ्री विल का उपयोग किया, जो कि ट्रम्प कार्ड की तरह बोल सकते हैं, और अपने जीवन को समाप्त करके आगे बढ़ गया। तो वो अलग बात है, लेकिन इसमें कुछ फायदा नहीं हुआ। जहां छोड़ा वहीं से फिर शुरुआत करनी है, तो आप उससे आगे, मतलब अभी आपने इस भौतिक शरीर के अंदर में उस आप दुख को नहीं सहन कर पाए तो आप छोड़ देंगे, लेकिन आपने जो लेसन लिया कि मुझे ये पूरा करना है, आपका जो भागीदारी थी, जो रोल था आपका, वो ड्रामा आपको पूरा करना है, तो फिर से आप जो अगला जन्म लेंगे उसमें वहीं से शुरुआत करेंगे और उसको पूरा करेंगे, और ये चलता रहेगा। ये इनफाइनाइट डेस्टिनी है। तो हम जो मोक्ष बोलते हैं वो वही है कि जब हम एक ही ऊर्जा में विलीन हो जाए, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा उसमें विलीन हो जाएंगे, तो उसी को मोक्ष बोलते हैं। जब तक आप उस स्पंदन पर नहीं आएंगे, तब तक आपको ये करते रहना है और आगे बढ़ते रहेंगे आप। तो इसके बाद में साइकिक डेस्टिनी को 6 प्रकार से इसमें विभाजित किया है परसिवल सर ने। और इन 6 प्रकार में से 3 आज मैं बताने वाला हूँ, और 3 इसके दूसरे भाग में है, जो कि कल बताएंगे। जो भी मास्टर भाग लेने वाले हैं वो इसका अगला भाग वो बताएंगे। तो इन 6 भाग में से अगर देखा जाए तो अलग अलग नाम से अगर देखें तो विथ कांटेक्ट, कि जो हमें छू कर पता लग रहा है। विदाउट कांटेक्ट, जो बगैर छुए पता लग रहा है। विथ कांटेक्ट, जो छूने से है। कैरेक्टर मतलब कि स्वभाव, चरित्र कैसा है उसके बारे में। स्लीप एंड स्लीप लाइक स्टेट की, एक तो सोना खुद, और सोने जैसी स्थितियां, जैसे कि ट्रांसफॉर्म मेडिटेशन हुआ, या फिर आप जिस स्थिति में समाधि जैसी स्थिति हुई, जो भी इसको बोला हम उस तरह की। और फिर मृत्यु खुद, और मृत्यु के बाद की स्थिति। तो ये 6 स्थितियों में इसको साइकिक डेस्टिनी को विभाजित किया है परसिवल सर ने। अब इसके अंदर अगर हम देखें आगे, तो जो 3 मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में बात की जाए अब। तो इसमें विदाउट कांटेक्ट मतलब कि जो आपको बगैर छुए, जिससे आपको कुछ मानसिक जो अनुभव हो जाए, वो रहेगा विदाउट कांटेक्ट एक प्रकार पूरा का पूरा। तो इसके अंदर में क्या है कि आप अभी जैसे मैं कुछ यहाँ पर आपके साथ बात कर रहा हूँ, और अगर मेरे मोबाइल में कुछ एसएमएस आता है या व्हाट्सएप आता है, और अगर उसको मैं देखूं, या फिर किसी स्थिति में ऐसे रहा हूँ जहां पर अचानक से कुछ मैसेज आ जाए और मैं उसको देखूं, और उस मैसेज को देखने से मेरी दो तरह की मतलब प्रतिक्रियाएं हो सकती है। कि या तो वो मैसेज देख के मैं कुछ खुशी के माहौल में आ जाऊं, या फिर दुखी में हो जाऊं। कि जैसे कि मुझे किसी ने बोल दिया कि एक बहुत अच्छा मेरा मित्र है, और वो काफी समय से हम मिलने का मतलब एक योजना बना रहे हैं, उसने अचानक से बोला कि मैं आने वाला हूँ आज शाम को। या फिर कोई आपके फैमिली के मेंबर्स कहीं गए हैं, या फिर कुछ ऐसी स्थिति, और उन्होंने अचानक से बोल दिया कि आज हम वापस आ रहे हैं और मिलेंगे। तो आप खुशी का माहौल हो जाएगा उसमें, कि आपको एकदम से छुआ नहीं किसी ने, लेकिन आपकी जो मानसिक स्थिति अचानक से बदल गई, कि आप खुश हो गए उसमें। पूरे पूरे शरीर की ऊर्जा तरंग बदल गई उसके उसी एक एक मैसेज मात्र से, एक लाइन मात्र से, कि हाँ इतना होने वाला है और इसमें मेरी ये खुशी नहीं थी। उसका अगर उल्टा देखा जाए कि कुछ ऐसा ऐसा संदेश आ गया है, जिसने आपकी पूरी स्थिति को नीचे ला के छोड़ दिया, पूरा डाउन कर दिया। कैसे क्या हो सकता है उसमें कि आपका कोई बहुत चाहने वाला है, और अचानक से आपको उसका मैसेज आ जाए कि वो अब नहीं रहा है दुनिया। तो आपकी स्थिति कैसी रहेगी उस समय पे? उसके पहले भले आप बहुत ही खुशी की एक चरम सीमा पर हो, और एकदम से अब जब आप ये मैसेज देखेंगे, तो आप एकदम डाउन हो जाएंगे, कि आपके अंदर का पूरा हृदय विभोर हो जाएगा कि क्या हुआ अचानक से। तो आपको किसी ने छुआ नहीं, लेकिन फिर भी आपका पूरा का पूरा जो मानसिक स्थिति थी वो बदल चुकी है उस समय पर, कि आप बहुत दुखी स्थिति में आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका जैसे कि एक प्रकार। फिर दूसरा, कुछ रिमेम्बरेंस, कुछ मेमोरी है, कि कुछ कर रहे हैं आप अचानक से, और आपको कुछ चीज दिखी और आपको कुछ उससे याद आ गया। कि जैसे आप आपके बच्चे, सभी के हमारे बच्चे छोटे छोटे, और कुछ ऐसे
ऐसी चीज वो कुछ करते हैं जो हमें बचपन की याद दिला देती है, तो पूरा रोमांचित कर देती है हमको, वापस से हमें खुशी का माहौल आ जाता है कि मतलब आप उस पल में चले जाते हैं, वापस उसी उसी पल को कुछ क्षणों के लिए जीने लग जाते हैं। आपको इतनी खुशी लगती है उसमें कि आप याद करो कि जब आपका पहला बच्चा हुआ था, अगर आपने आज उसका बर्थडे और अगर आपने याद किया तो आपको पहला पल याद आएगा जब ने अपनी बाहों में लिया था, अपने हाथ में लिया था, उसके माथे पर आपने किस किया था। तो वो स्थिति आपको उसी उसी स्पंदन में फिर से ले आएगी, उसी वाइब्रेशन में, और आपको कितनी खुशी का अनुभव होगा उस समय को सोच के, जबकि वो आज से 10 साल 15 साल 25 साल पहले हुआ हो, लेकिन आप उसको फिर से वही जी पाएंगे और वो खुशी को आपको फिर से ला देगा, उसी स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। या फिर इसका उल्टा अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी स्थिति हुई होगी जहां पर आपको बहुत दुख हुआ होगा और आप सोचने मात्र से उस दुख को वापस महसूस करने लग जाएंगे, कि कुछ एग्जाम थी या कुछ ऐसा हुआ था जहां पर आप फेल हो गए, और अगर आपको कुछ अचानक से अभी आप खुशी के माहौल में और वो याद आ जाए तो आप फिर से थोड़ी देर के लिए तो उसमें चले जाएंगे कि हो गया था। या फिर आपका कोई बहुत ही करीबी था, आपका कोई भाई बंधु या जो भी है, और उनका जब वो दुनिया छोड़ के चले गए थे और अचानक से आपको कुछ उनकी बात ऐसी कुछ किसी के सुनने के थ्रू अगर ऐसी बात याद आ जाएगी, तो आप फिर से उसी कुछ क्षणों के लिए आप उस स्थिति में जाएंगे और पूरा का पूरा आपका जो मानसिक स्थिति जो है वो पूरी बदल जाएगी और आप दुख की स्थिति में आ जाएंगे। तो एक वो रहेगा। फिर लिसनिंग की क्या होता है कि आपने सुना अचानक से कि आप किसी के साथ में बातों में पूर्ण से भागीदारी नहीं कर रहे, लेकिन आप जब काम करते हैं तो आपके सेंसेस सभी एक्टिव रहते हैं। जब आप जो चीज कर रहे हैं, जैसे मैं भी आपके साथ में ये सेशन चल रहा है अपना, तो मेरी आंखें और मेरी आवाज आपकी तरफ में है, लेकिन अगर मेरे पास में कुछ ये पंखा गिर जाएगा अगर पीछे से, तो मुझे सुनाएगा वो, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं सुना रहा है। तो इसी तरीके से जब हम बातें करते हैं या बातें सुनते हैं तो हमारे आसपास में कुछ ऐसी स्थिति आती है जहां पर हमारे बारे में बात हो रही हो, मान लो अचानक से कुछ आपका नाम लेके बोले कि संजय ने ऐसा कहा था, तो मैं एकदम से मेरा जो पूरा ध्यान है उस तरफ चले जाएगा। तो वो मुझे दो चीजों में ले जा सकता है वापस से, अगर इसको मानसिक तरीके से देखा जाए, साइकिक डेस्टिनी की तरीके से। या तो बहुत खुशी दे सकता है मुझे कि कोई मेरी तारीफ कर रहा हो, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ये स्थितियां हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, जो संभाव की स्थिति में नहीं हो। जो संभाव में है वो तो तारीफ करो या उनको गाली दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता बुद्धिक स्थिति। लेकिन नॉर्मल जो हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उनके बारे में, तो आप उससे खुश हो सकते हैं कि मेरी तारीफ हुई है, आपको अच्छा लगा, कर्णप्रिय वाक्य लगा। उसी समय पे आपको किसी ने गाली दी और उसको पता नहीं कि आप पीछे हो, लेकिन वो बोलेगा अरे ये बहुत आलसी इंसान है, जो बोलो कुछ करता नहीं है और हमेशा दूसरों को तकलीफ में, तो आपको क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा। आपको उसके साथ में घृणा आने लग जाएगी कि ये मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, जबकि क्या हुआ, उसने आपको छुआ नहीं, फिर भी आपने सिर्फ सुना, और उस सुनने के एक एक जो लाइन है उसको सुन के ही आपकी पूरी की पूरी मानसिक स्थिति को बदल दिया। उसी तरह से फोन कॉल हो गया कि अचानक से फोन कॉल आया, आपको अच्छी न्यूज आई या बुरी न्यूज आई, आप उस तरह से रिएक्ट करने लगेंगे। ईमेल एक हो सकता है उसी तरीके से कि आपने किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया है और आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया और सब कुछ अच्छा हुआ, और आप इंतजार कर रहे हैं कि भैया आप कुछ क्या होगा इसका, रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा मुझे, और अचानक से आपको ईमेल आया और आपके मोबाइल में वो पॉपअप और आपने देखा और उसमें उसमें लिखा हुआ आया कि वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट यू कुडंट फिट टू द पोजीशन। तो क्या हुआ कि आप उसके लिए फिट नहीं हो पाए हैं, तो आपको बहुत दुख हो जाएगा कि मैंने तो बहुत अच्छा किया था, मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, और तो थोड़ी देर के लिए आप उस थोड़े से एक आपका जो पूरा का पूरा वाइब्रेशन है लो चले जाएगा, आप दुख की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन उसी समय पे आपको अचानक से ईमेल आया और बोला कि आप सिलेक्ट हो चुके हो और आपकी ज्वाइनिंग ये है, और आपने जो पैसे मांगे थे, जो पैकेज मांगा था उससे ऊपर आपको पैकेज मिल रहा था, तो सोचो आपकी स्थिति क्या रहेगी। अचानक से आपका पूरा का पूरा पूरा शरीर का ऊर्जा स्पंदन, आपकी मानसिक स्थिति पूरी बदल जाएगी, आप बहुत खुशी के माहौल में आ जाएंगे। भले ही आपको पूरे आप बीमार पड़े हो, आपको कुछ लगी हो, आपका पाँव टूट गया, हाथ टूट गया, आप नाचने की कोशिश करेंगे कि वाह बहुत अच्छा हो गया है। तो ऐसी स्थिति। फिर दूसरा नॉर्मल बात है, रेडियो और जो टीवी के अंदर में हम देखते हैं जो प्रोग्राम है, आपको कोई छूता नहीं है, लेकिन आपने कुछ अच्छी न्यूज़ देख ली तो आप बहुत खुश होते हैं, और आप जहाँ पर दंगे देखते हैं, कुछ ये एपिडेमिक्स का चल रहा था, कोविड के टाइम पे जो चल रहा था, तो जब न्यूज़ देखते हैं तो भी आपकी मानसिक स्थिति को बदल देती है, जिसमें आपको दुखी हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, किसी भी तरीके से आपको अलग अलग तरह के उसमें जो ऊर्जा प्रवाह शुरू हो जाते हैं उस न्यूज़ को देखने या सुनने मात्र से। तो ये सारे विदाउट कॉन्टेक्ट ऐसे कहीं हो सकते हैं। ये किताब में तो सिर्फ इसमें परिभाषा लिखी थी, लेकिन मैंने अपने हिसाब से जो मुझे समझ में आया, मैंने कुछ इसके अलग अलग एग्जाम्पल डालने की कोशिश की ताकि समझा पाऊँ इसको। इसी तरीके से विथ कांटेक्ट होते हैं कि जो आपको छूने से जो आपकी मानसिक स्थिति को बदल बदल दे। तो जैसे कि आप कई
ऑफिस में जाते हैं, मान लो उदाहरण के लिए, और आपके बॉस के बॉस आते हैं जो कि बहुत ही बड़े इंसान है, और आपको बस मात्र उनके ईमेल या इनमें से पता लगता है, मीटिंग में देखने से, और अचानक से वो आपके सामने आ जाए और आपसे हाथ मिला ले, हैंडशेकिंग कर ले, तो आपको कितना गर्व महसूस होगा कि आज मैंने उस व्यक्ति से, मतलब मेरे जो बॉस के बॉस है या जो भी मेरा सीईओ है या ऐसे व्यक्ति से मैंने अपना हाथ मिलाया, और आपको एक अलग ही ऊर्जा भाव में चले जाएंगे, आपको उसकी स्थिति मतलब अलग ही हो जाएगी। दूसरा, आपको हगिंग, जैसे कि गले मिलना, तो आपका बहुत ही प्रिय मित्र है या फिर कोई ऐसा है बहुत ही करीबी है और अचानक से आपके सामने आ जाए और आपके गले मिले, तो आप आपकी जो खुशी की स्थिति रहेगी, जो आपके अंदर में जो एनर्जी का चेंज आएगा, पैटर्न में वाइब्रेशन में पूरा बदल जाएगा, आपकी मानसिक स्थिति पूरी बदल जाएगी उस समय पे। इसी के उल्टे में अगर देखा जाए तो हीट या फिर कुछ मार पड़ जाए आपको, कि होता था ना बचपन में कि आपने कुछ कर रहे हो और कुछ करते करते कुछ गिरा दिया, तोड़ फोड़ कर दी, और आप मम्मी ने आके चार चाटे लगाए, और देखो आपकी स्थिति, अच्छा खासा खेल रहे थे, हंसी 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 में खेल रहे थे, भागा दौड़ी चल रही थी, और कुछ छोटा नुकसान होने से चांटे पड़े और थोड़ी देर रो के चुपचाप बैठ गए, तो साइकिक स्थिति जो थी आपकी, मानसिक स्थिति पूरी बदल चुकी है उस स्थिति में। तो एक वो हुआ। फिर आशीर्वाद जो मिलना होता है, कि आपको आपके कोई गुरु हो या आपके माता पिता हो या कुछ ऐसे बड़े हो जिनको आप बहुत मानते हो, और आपने उनका पाँव छुए या फिर उन्होंने आके आपको बस सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, तो आपको एक ऊर्जा का अनुभव होता है उस समय पे, आपकी मानसिक स्थिति पूरी बदल जाती है। चुंबन, कि आपका छोटा बच्चा है और अचानक से आपके सामने आया, और आप बहुत ही है कि ऐसी स्थिति में है कि बहुत दुखी या कुछ तनाव में, और आपने उसको सामने आया, उसने आपको अगर एक छोटा सा चुंबन दिया या आपने उसको दिया, तो भी आपका पूरा का पूरा जो मानसिक स्थिति उस समय के लिए बदल जाएगी। तो इस तरीके से कुछ विद कॉन्टेक्ट भी हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं, लेकिन कुछ मैंने कोशिश की डालने के लिए। फिर तीसरा प्रकार इसके अंदर में बताया गया है कैरेक्टर की, आपका चरित्र जो है, आपके किस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो व्यवहार होता है वो किस तरह से होता है, उसके उसकी भी एक साइकिल टेस्टिंग होती है, कि डिस्पोजिशनिंग। तो आपकी मनोस्थिति क्या है, वो डिस्पोजिशनिंग हो गई। तो जैसे कि आप गुस्सेल प्रभाव के हैं क्या, कि हमेशा आप गुस्से में रहने वाले हैं, कुछ भी किसी ने छोटा मोटा किया और आपको एकदम से पूरा का पूरा आग लग गई और आप बिल्कुल तांडव करना चालू कर दें, या फिर आप दुखी रहने वाले इंसान है, कि कितना भी कुछ हो जाए आपके आपके आसपास, लेकिन आपका जो जो देवदास वाली शक्ल कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, आप हमेशा दुख में ही रहने वाले हैं, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, दुख ही दुख चल रहा है। या फिर आप एक बहुत ही जॉयफुल इंसान है, कि हमेशा खुशी में रहने वाले हैं आप बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, आपकी जो स्थिति है वो एक जैसी है, कि आप बहुत ही खुश रहने वाले हैं, अगर आपका नुकसान भी हुआ तो आप उसमें खुशी ही रहेंगे, कि चलो ठीक है, हो गया तो हो गया, लेकिन चलो अभी जो जो मेरे पास में है उसने मुझे संतुष्टि और मैं खुश हूँ। और आप आपके आसपास के भी लोगों का स्पंदन उस तरह से बदल देते हैं, वो भी उसी के माहौल में रहते हैं। आप या तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, कि जहां पर आपको कुछ कुछ भी हो रहा है लेकिन आप उसमें से कुछ भला निकाल लेंगे, कुछ अच्छा सोच लेंगे, जैसे कि मान लो कि आप ट्रेन से जाने वाले थे, आप बहुत भागा दौड़ी की और स्टेशन तक पहुंच गए, लेकिन आपके सामने से ट्रेन निकल गई, तो एक साधारण इंसान क्या सोचेगा उसमें, कि बहुत फ्रस्ट्रेशन में आएंगे कि यार क्या हो गया ये, और दूसरों पे गुस्सा निकालेंगे, तेरे कारण देर हो गई और मेरा ट्रेन छूट गई या ये हुआ वो हुआ। लेकिन वहीं पर जो आपकी, अगर आपका डिस्पोजनिंग, आपके मनोभाव ऑप्टिमिस्टिक है, जहाँ पर आप हमेशा संतुलन में सोचते हैं, तो आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा हुआ निकल गई तो चलो, अब मुझे इतने 4 घंटे मिल गए, इस 4 घंटे मेरा ये काम बचा था, वो काम कर लेता हूँ पूरा। या फिर आपको अचानक से याद आएगा, अच्छा हुआ निकल गए, मेरे पास तो टिकट ही नहीं थी, अगर मैं टिकट वगैरह चल जाता तो क्या होता है, तो उस तरीके से आप उस चीज को बुरा होने पे भी अच्छे की तरह ही लेना शुरू कर देते हैं आप उसको। तो वो हो गया आपका इस तरह का virtues। फिर जो वर्चुस होते हैं, कि जो हमारे सद्गुण होते हैं, वो भी इस तरह के चरित्र में आते हैं, कि आप हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा महसूस करते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो वो आपके वर्चुस बोलते हैं जिनको, कि ये सद्गुण हो गए। तो आप हमेशा सोचते हैं कि सबका भला हो, या फिर आप सबके लिए अच्छा काम ही करना चाहते हैं, आप वॉलेंटरी सर्विसेज करते हैं, जहाँ पर आप गरीबों को जाके खिलाते हैं, गाय गाय के जो ये अपने क्षेत्र होते हैं इनके, वहां जाकर भी उनको मदद करते हैं। या इसका दूसरा तरीका उल्टा हुआ वाइसेस, जहाँ पर कि आपके अवगुण हो गए, कि जहाँ पर आप हमेशा बुरा ही सोचते हैं, बुराई महसूस करते हैं और बुराई करते हैं, कि किसी का कितना भी अच्छा हो रहा है लेकिन आप बोलेंगे मेरा क्या लाभ इसमें, ये तो हुआ, मुझे कोई फायदा नहीं इसका, और इसका तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए था, आप हमेशा बुरा सोचते रहते हैं। या फिर बुरा फील करते हैं, कोई बहुत ही खुशी है तो उसको देख के भी आपके अंदर में जलन का भाव आ रहा है, और आप बुरा, एक तो मतलब कि
कोई छोटा बच्चा भी अगर वो साइकिल से गिर भी रहा हो और आप उसको देख रहे हो तो भी गिरने दो, क्या करना, मेरा बच्चा नहीं है, गिरने दो उसको। तो वो आप बुरा कर भी रहे हैं, आप रोक सकते थे, बचा सकते थे, नहीं कर रहे हैं। तो उस तरीके से, इसी तरीके से आपके सेंटिमेंट्स भी होते हैं कि जहाँ पर आपको मतलब एक एक अलग सा लगाव होता है चीजों को। जैसे कि हमारे फौजी भाई होते हैं, जैसे जो सीमा पर रहते हैं, मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं अपने देश की रक्षा के लिए। और क्यों करते हैं? सिर्फ पैसे के लिए, मात्र के लिए नहीं। उनका सेंटिमेंट होता है। वो उसको अंदर से, उनका एक वो साइकिक कैरेक्टर होता है कि जिसके लिए वो करना चाहते हैं ऐसा, अपनी जान की परवाह किए बगैर, इतनी ठंड में, इतनी गर्मी में सीमा पर जाकर भी बचाते हैं। और थोड़ा इंस्टिंक्ट। आवाज थोड़ा तेज बोल ले, लोगों को कम हो शायद गई? लोअर वॉइस आ रही है। अच्छा, अभी हाँ ठीक है। हाँ हाँ, अभी बेटर। ओके। तो फिर दूसरा आता है इंस्टिंक्ट, कि आपके कि कुछ ना कुछ भाव आपको ऐसा रहता है जिसमें आपको दिखता है कि ये सही हो सकता था या गलत हो सकता है, उस तरह से आपको पता लग जाता है, तो वो इंस्टिंक्ट होती है। तो ये भी स्वभाव में आता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जो साइकिक डेस्टिनी होती है, जो मानसिक जो नीति होती है, वो तीन प्रकार से होती है। मधु जी, कितना समय है? और अभी 12:15 हो रही है, 10 15 मिनट, 10 मिनट या हो सकता हूँ? 15 more minutes are there to wrap it up. चलो ठीक है, फिर मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ जल्दी करने की। तो इसमें तीन प्रकार से इसको बताया गया है हरल परसुआ सर ने। और जहाँ पर शब्दावली है इसके हिसाब से मत जाइए, लेकिन इसके मूल भाव को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें बताते हैं परसुअल सर की, एक होता है अय्या, दूसरा होता है ब्रेथ फॉर्म, और तीसरा होता है डूअर। ये तीनों मिलाकर आपकी साइकिक डेस्टिनी को बनाते हैं। तो ये शब्दावली है। इसका मौलिक जो भाव है वो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की आपको आगे की इसमें। तो अय्या जो होता है, ये आपका ऐसा मतलब कि जो बोलते हैं ना, बैक स्टेज परफॉर्मर की तरह होता है, कि जो आपको दिखता नहीं है, जो आपको महसूस नहीं होता है, इसका कोई शेप या कोई साइज या किसी तरीके से, किसी भी सेंस से आप इसको समझ नहीं सकते, वो चीज होती है ये। तो मतलब एक ये न्यूट्रल पॉइंट होता है बेसिकली, आपकी नेचर साइड होती है जहां पर कि आपकी प्रवृत्तियां होती है, और दूसरी आपकी इंटेलिजेंट साइड होती है जहां पर आपकी बौद्धिक शक्तियां होती है। इन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है उसको अय्या बोलते हैं ये। या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा विज्ञान की भाषा में देखें, गणित की भाषा में देखें, कि हमारे दो अक्ष होते हैं, एक्स और वाई, 2 डायमेंशन में देखते हैं हम, तो उनका एक जीरो पॉइंट होता है जहां पर ना तो एक्स होता है ना वाई होता है। उसी पॉइंट को ये अय्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अय्या होता है। तो ये बेसिकली आपके शरीर में रहता है, शरीर से पहले भी, शरीर के बाद भी रहता है। मतलब कि आपके जन्म से पहले भी ये उपस्थित रहता है, जन्म के साथ भी रहता है पूरे पूरे अपने जीवन में, और मरने के बाद और पिछले बर्थ, अगला बर्थ आने के पहले तक भी हमारे साथ रहता है। तो अय्या ऐसा एलिमेंट है मूलभूत कि जो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो ये इसका एक सारांश निकालने की कोशिश की मैंने, क्या समझाया गया है। दूसरा होता है आपका ब्रेथ फॉर्म, की श्वास का स्वरूप बेसिकली इसको बोले हम। तो इसके भी दो प्रकार से बताया गया। ब्रेथ फॉर्म भी दो तरीके से मिलकर बना है। अगर शब्द को देखें तो ब्रेथ और फॉर्म दो तरीके। तो जो इसका एक्टिव साइड है, जो कि जो सक्रिय तरफ तरफ है इसका, वो है ब्रेथ, जो हम श्वास लेते हैं, जो प्राण वायु जिसको बोलते हैं, प्राणा हमारे जो बोलते हैं। और जो निष्क्रिय इसका तरफ है वो है फॉर्म, की जो प्रकार होता है, जो कि आपकी शेप दी जाती है, उसको ब्रेथ फॉर्म बोलते हैं। ये दो प्रकार के, दो चीजों से मिलकर बना। अब ब्रेथ फॉर्म जो होता है, ये मतलब कि श्वास का स्वरूप है जो आपका, इसको हम और भी कई तरीके से बोलते हैं। जैसे प्राणा जो हुआ, सबकॉन्शियस माइंड हुआ, अनकॉन्शियस माइंड हुआ, इनर कॉन्शियस हुआ, इसको और भी कई नामों से हम बोल सकते हैं, इस तरह संबोधित किया जा सकता है इसको। ये ब्रेथ फॉर्म होता है। इसका क्या है कि ये इसका कुछ अपना सोचना नहीं होता है कि बुरा या अच्छा क्या है। इसके ऊपर जो भी स्ट्रांग इंप्रेशन, मतलब बार बार पुनरुक्ति की जाए किसी बात की, वो ये अपने आप ले लेता है। जो भी चीज हो, कि अगर आप किसी छोटे बच्चे को अगर बोलना शुरू करें बचपन से ही कि तू तो ढक्कन है, तू तो ढक्कन है, तुझे कोई अक्ल नहीं है, कोई अक्ल नहीं है, अगर ये इंप्रेशन उसके अंदर में पूरे दिन डाला जाए, तो आप उसको भले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डाल दें, लेकिन वो ढक्कन ही रहने वाला है फिर उसके बाद में। क्योंकि आपने उसके ब्रेथ फॉर्म में जो इंप्रेशन डाल दिया, जो उसकी ऊर्जा का जो तरंगे थी, उसको उस तरीके से लेके आगे, जब तक वो खुद उस पर काम शुरू नहीं करेगा तब तक उसको नहीं बदल पाएगा। तो जो हमारे अफर्मेशंस होते हैं, जो
जो हमारे विजुअलाइजेशन होते हैं, जो हमारे सेल्फ सजेशंस होते हैं, इनको सबको हमको बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम दिन ब दिन जो बोलते हैं ना, हम अपने आप को कोसते रहते हैं, या फिर दूसरों को कोसते हैं, बच्चों को या फिर अपने ही परिवार में या अपने मित्रों को। तो इसमें हमको ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह से बात बोल रहे हैं, किस तरह का उसको इम्प्रेशन दे रहे हैं हम। और हमारा इम्प्रेशन जितने हम करीब रहेंगे उतना स्ट्रांग हमारा इम्प्रेशन रहेगा। तो स्पेशली हमारे बच्चों को जो हम बोलते हैं, जो डांटते हैं हम, जिस तरह का हम उनके साथ में व्यवहार करते हैं, हम ऊपर से हमारे तरफ से देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनका भला किया जा सके, इसलिए हम उस पर चिल्ला देते हैं या किसी तरीके का बुरा भी बोलते हैं। लेकिन वो उनके जो सबकॉन्शियस में जाके बैठता है, जो ब्रेथ फॉर्म पे इंप्रेशन बना रहा है, उसका आपको अनुभव नहीं है, तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। पत्री सर भी काफी बोलते थे कि आप अपने जो शब्द है उन पर बहुत ध्यान दीजिए, आप कैसे बोल रहे हैं, जज मत कीजिए, और जो बोल रहे हैं सोच समझ कर बोलिए। तो उसका यही कारण था कि ये आपके ब्रेथ फॉर्म पे घुल जाता है, और उसी के हिसाब से आपको ब्रेथ फॉर्म जाता है। ब्रेथ फॉर्म नहीं समझता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, जो उसको इंप्रेशन दिया जाता है, जितना स्ट्रांग दिया जाता है, उस हिसाब से वो मोल्ड हो जाता है, उसी तरीके से बन जाता है। तो इंसान का अच्छा बुरा बनना इस पे भी निर्भर करता है कि उसको किस तरीके से उसको सजेशन दिए गए लाइफ टाइम। दूसरा, ये पूरे के पूरे शरीर के जितने भी अपने जो अंग है, जो 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 सेल्स है, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, एलिमेंट्स है, जो आपके जितने भी आपकी जो शरीर की संरचना है, इसको जो साथ में जोड़ के रखता है, ये ब्रेथ फॉर्म ही करता है। तो हम बोलते हैं ना कि प्राण शक्ति शरीर के पूरे अंग अंग में जाती है और अंग प्रत्यंग में जाती है। तो ये इसका मतलब यही हुआ है कि जो ब्रेथ फॉर्म है वो आपके नाखून से लेके आपके सिर तक के हर हिस्से को जोड़ के रखता है, पाँव के नाखून से सिर के बाल तक को, हर चीज को जोड़ के रखने वाला जो होता है वो ब्रेथ फॉर्म ही होता है। आपको सबको जोड़ के रखने के लिए काम आता है। फिर ये इंसान के जब जन्म के साथ में के शुरू होता है, जन्म के साथ मतलब कि जब जब गर्भ धारण होता है, वहां से लेकर कि मृत्यु के बाद तक भी कुछ कुछ अंशों तक ये प्लेटफॉर्म इंसान के साथ में ही रहता है, मतलब डूअर के साथ ही चलता है। और जब फिर अगला जन्म होता है तो कुछ समय के लिए, जब वो डिफरेंट फेजेस होते हैं इसके, ये इस किताब के अंदर में उसका कवरेज नहीं है, तो मैं उसको लाना भी नहीं चाहता अपने अपने तरीके से। लेकिन डिफरेंट फेजेस होते हैं जहाँ पर आपका ब्रेथ फॉर्म चले जाता है, ये आपके साथ में रहता है लेकिन ब्रेथ फॉर्म आपका चले जाता है। तो उस फेज को छोड़ के वापस से जब दूसरा जन्म होने वाला था, जब आपकी प्लानिंग होती है, तब ब्रेथ फॉर्म फिर से आपके साथ आता है। जब आप गर्भधारण में आते हैं माँ के साथ में, तो ब्रेथ फॉर्म आ जाता है, और उसी के साथ फिर आपको आइया उसको पूरा का पूरा वापस आपके जो भी ब्रेथ का आपका इकट्ठा किया, संचित किया, उसको वापस लेके आता है। तो इसमें अगर ब्रेथ फार्म को देखे जाए तो हमें ये दो तरह के मुख्यतः कार्य करता है, एक वॉलेंट्री फंक्शन है, एक इनवॉलेंट्री, कि जो कि आपकी मर्जी से किए जाने वाले हैं और जो बिना मर्जी के किए जाने वाले होते हैं। तो इनवॉलेंट्री फॉर्म्स में अगर फंक्शन में अगर देखें तो जैसे सांस लेना हो गया, डाइजेशन हो गया, आपका पाचन अपाचन, फिर हार्ट का फंक्शन हो गया, हार्ट बीटिंग जो चलती है आपकी, किडनी लीवर का फंक्शन हो गया, या फिर टेम्परेचर कंट्रोल। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर मेंशन है, ये कुछ मैंने अपने हिसाब से जो उदाहरण डाले हैं, लेकिन कई उदाहरण ऐसे हैं जो कि हमें पता भी नहीं लगता कि ये चल रहे हैं। हम अनकॉन्शियस तरीके से ये सब चीजें चलती रहती है। जब आप सोते हैं या फिर आप दिन में चलते फिरते, अब मैं अभी अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर चल रहा है, सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हो रहा है, मैं सांस ले रहा हूँ, मेरा लीवर किडनी और हार्ट फंक्शन चल रहा है, मेरा टेम्परेचर कंट्रोल भी अपने आप ही है। तो ये सब चीजें मैं एज अ डूअर कर्ता की तरह मैं इसको थोड़ी चला सकता हूँ। मैं चाहूँ कि मैं ब्रेथ को कम कर लूँ या डाइजेशन को रोक दूं, या फिर मैं अपने हार्ट को रोक के अभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ शांति में, तो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री फंक्शन है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, अगर हमारे योगियों की बात करें जो हजारों साल पहले जिन्होंने इतना इतना ब्रेथ फॉर्म पे कंट्रोल ले लिया था, वो ये सब चीजें कंट्रोल कर पाते थे, उनकी बात नहीं है। एक आम इंसान की तरह बात की जाए तो ये हमारे कब्जे में नहीं है। अभी स्वामी रामचक्र थे जो, उन्होंने स्वामी रामा के नाम से जिनको हम बोलते हैं, वो उनका इतना नियंत्रण था ब्रेथ फॉर्म के ऊपर में कि वो अपनी सांस को रोक देते थे, हृदय गति को रोक देते थे। और उनके ऊपर में एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया था यूएस के अंदर ही, कि उन्होंने जब बोला कि आपका ये, और ये अभी के नहीं, ये 1950 के आसपास की कभी की बात है, जब बोला गया था कि इन्होंने बोला कि आपका शरीर पूरा का पूरा, उस समय पर अपना विज्ञान इतना आगे नहीं था, अभी तो बहुत कुछ समझने लग गए हम हर तरीके से, स्पिरिचुअली भी और साइंटिफिकली भी, दोनों चीजों से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उस समय नहीं था इतना। लेकिन अपना जो साइंस था, जो जो अपना भारतीय विज्ञान था, जो अपने ऋषि मुनि देखे गए, उनमें था कि आपका जो ब्रेथ फॉर्म है वो पूरे आपके बॉडी के इनवॉलेंटरी फंक्शंस को भी कंट्रोल कर लेता है। तो उनको बोला कि आप इसको प्रूव करके बताएं। तो इन्होंने क्या किया था,
अपनी हृदय गति को पूरा रोक दिया था, ब्लड सर्कुलेशन को पूरा लोअर कर दिया था, टेम्परेचर को एकदम कम लेके आ गए थे, और इनके ऊपर में सारी मशीनें लगा दी थी जो भी उपलब्ध थी उस समय तो, और इनको मॉनिटर किया गया। काफी मिनटों तक इन्हें रखा, और वो साइंटिस्ट घबरा गए कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान बगैर सांस लिए हृदय की गति को एकदम, मतलब नाम मात्र की तरह लेके आ जाए, एकदम जीरो की तरफ लेके चले जाए और जिंदा भी रहे इंसान। तो घबरा गए, उन्होंने सोचा कि भैया बाबा आप उठिए, कि ये बहुत होगा, हम समझ गए। तो ये स्थिति रहती है कि आप कंट्रोल में ले पाते, लेकिन अगर मैं बोलूँ या आप बोले कि मैं कर लूँ, तो नहीं हो पाएगा। आपका टेम्परेचर कंट्रोल आपका शरीर ही करेगा। जैसे अगर आपको ठंड लग रही है तो गर्म कर दे, और गर्मी लग रही है तो स्वेटिंग होगी और ठंडे होने लग जाओगे आप। उसी तरीके से आपके सारे जो इन्वॉल्टरी फंक्शन चलते रहते हैं। दूसरी तरफ वॉलेंट्री फंक्शन, ये ब्रेथ फॉर्म जो करता है, ये डूअर की मर्जी से करता है, मतलब ये अपने आप नहीं करता है। कि जैसे मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे अंदर भी एक डूअर है, तो मुझे बोलना है तो ब्रेथ फॉर्म मुझे मदद कर रहा है कि मैं बोल पाऊँ आपसे। अगर मुझे सुनना है तो सुनने के लिए मदद करेगा कि मैं सुन पाऊँ इस बात को। तो ये वॉलेंट्री फंक्शन हो गया, जिसमें हमारा वॉकिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, हम खाना खाते हैं, सुनते हैं बातों को, पानी पीते हैं, या किसी भी प्रकार की जो क्रिया करते हैं जो कि हम बाहरी तरीके से कर पाए, जो कि हम सोच के कर पाए, वो सारी क्रियाएं भी ये ब्रेथ फॉर्म ही कंट्रोल करता है। और ये डूअर की मर्जी से करता है, ये अपने आप नहीं करता है। लेकिन इनवॉलेंट्री फंक्शन ये अपने आप करता है, जो आपको जिंदा रखने के लिए जरूरत है। और ये सोचिए कि प्रकृति ने ऐसी आपको जो एक शरीर दिया है, उसके अंदर में इतने तरह के फंक्शन दिए कॉम्प्लिकेटेड, कि इसको सुपर कंप्यूटर बोल सकते हैं कि जिसमें अपने आप में इतना नियंत्रण दिया। अगर आपको बोला जाए कि आप अपना श्वास को या फिर आपकी हार्ट बीट को आप ही चलाओ, तो आप चला पाएंगे? कुछ स्थिति ऐसी रहेगी जब आपको बहुत गुस्सा रहेगा, कुछ स्थिति रहेगी जब आप बहुत प्यार में रहेंगे, तो आप इसको नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। जो हम बोलते हैं ना 120/80 आपकी हार्ट बीट होना चाहिए, ब्लड प्रेशर होना चाहिए, आप नहीं रख सकते वो आप चाह करके। हाँ, आप उसको बिगाड़ सकते हैं, जो भी कुकृत्य करते हैं तो सब बिगड़ जाता है, खाने पीने का, जिस तरह से भी गुस्सा करना है अपने लो वाइब्रेशंस में। लेकिन संक्षेप में देखा जाए तो इनवॉलेंट्री फंक्शन ब्रेथ फॉर्म चलाता है, वॉलेंट्री फंक्शन ये जो डूअर रहता है करता रहता है, उसको मिलके चलाता है। आगे बढ़ते हैं। तो पर्सिवल सर ने यहाँ पर एक बर्थ को भी समझा है कि कैसे इंसान का जन्म होता है, कैसे आप बर्थ लेते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया है कि माता और पिता जब साथ में मिलते हैं इस बर्थ फॉर्म के लिए, तो आपकी एक मानसिक स्थिति पूरी की पूरी बदलती है। उस मानसिक स्थिति के अंदर में आप पूरे ब्रेथ फॉर्म में आते हैं, कि आपका जो ब्रेथ फॉर्म है दोनों का अलग अलग होता है, वो एक हो जाता है। और एक होने के साथ में जब आते हैं, तो इसको यूं समझे, अगर साइंटिफिक तरीके से या फिर ऊर्जा के भाव में समझे, तो आपका जो वाइब्रेशन है, जो आपका ऊर्जा का प्रवाह है, एक होने लग जाता है। आप एक ही ऊर्जा के भाव में आते हैं, एक हो जाते हैं दोनों मिलके आप। और उस समय पर ब्लड और श्वास, जो आपका खून है और आपका श्वास है, वो भी उसी स्थिति में आने लग जाता है दोनों का, माता और पिता का। और वो दोनों मिलके उसको, पिता का जो सीड सेल होता है, जो बीज है, और माता की जो सॉइल सेल है, जिसको हम धरती बोलेंगे, ये दोनों मिलके जो बच्चे का बीजारोपण करते हैं, सीड प्लांटेशन होता है इसको लेके। और इसके साथ ब्रेथ फॉर्म पूरे समय चल रहा है, माता और पिता के ब्रेथ फॉर्म को साथ के मिलके इसके साथ में ये पूरी स्थिति चल रही है। और इसको होने के बाद में फिर बच्चे का जन्म होता है इस तरीके से। और आपको देखते हैं तो ये पूरा का पूरा उस समय पर चलता रहता है। जो अय्या है वो शुरू से स्टार्ट होती है यहाँ पर, जो बच्चे को पहले से उसके साथ ही चल रही जन्मों जन्मों से। ब्रेथ फॉर्म माता पिता के मिलने के साथ से ही अय्या के साथ में मिक्स होता है, और उसके साथ में अब पूरे के पूरे साइकिल में चलता रहता है। यहाँ पर माता और पिता के जिस तरह का ऊर्जा प्रवाह रहता है, वैसा बच्चे को भी जाता रहता है, जो हमने ऑलरेडी देखा है। और ये यहाँ पर इसका पूरा का पूरा इस भाग का होता है। तो समरी में अगर देखा जाए, फिर से अगर इसको संक्षेप में देखें हम, इसका सारांश, तो हम पिछले भाग का देखें तो हम, हर इंसान एक एक्टर की तरह आता है इस धरती पर, और हम अपना अपना भाग करते हैं, भूल जाते हैं, और कुछ चलता रहता है एक दूसरे को जो भी कोसते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम उसको हासिल करते हैं आखिरी में जाते जाते। फिर भगवान जो इंटेलिजेंस, जो सुप्रीम इंटेलिजेंस या भगवान बोले को अपना कंट्रोल लेते हैं, जब स्थिति सिचुएशन से बाहर जाती है, वहां पर प्रलय की स्थिति बनती है, तो पूरा का पूरा नष्ट करके फिर से पुनर्स्थापित किया जाता है। फिर अय्या का बताया था मैंने, जो कि ये सब टर्मिनोलॉजी है, ये शब्दावली है, तो इसको समझा जाए तो इसका कोई फॉर्म नहीं होता, शेप नहीं होता। ये एक बैक स्टेज परफॉर्मर की तरह समझो इसको, जो हमेशा रहता है, लेकिन इसके बगैर आप चल नहीं सकता। और ब्रेथ फॉर्म आपका जो श्वास का स्वरूप है, ये आपके जन्म के पहले और जन्म के बाद तक भी चलता रहता है। ब्रेथ फॉर्म आपके पूरे के पूरे बॉडी को संभाल के रखता है एक साथ में, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री फंक्शन चलाता है। ब्रेथ फॉर्म जो होता है, ये कोई भी नहीं देख सकता, ये सिर्फ
जो डूअर है वही महसूस करता है इसको, लेकिन कोई देख नहीं सकता। हमारे 7 शरीर होते हैं, एस्ट्रल बॉडी से लेके 7 शरीर होते हैं। उनको जो क्लेरवायंट होते हैं, जिनका थर्ड चक्र, मतलब जिनकी थर्ड आई है बेसिकली, आज्ञा चक्र जिनका जागृत हो जाए, वो देख पाते हैं, लेकिन ब्रेथ फार्म को कोई भी नहीं देख सकता फिर भी। और ये हमेशा साथ में चलता है और अगले बर्थ में आता है। और अय्या और ब्रेथ फार्म, ये दोनों दोनों एस्ट्रल बॉडी की तरह नहीं है जहाँ पर कि आपको कोई देख रहे या किस तरीके से उनको मोल्ड किया जा सकता है। तो ये मैं कोशिश किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे सुनने के लिए और ये अवसर देने के लिए। आप अब मदन जी थैंक यू सो मच संजय जी। इट वाज बहुत ही वंडरफुल अमेजिंग स्वाध्याय आपने किया, और अभी तक जो कुछ भी हमने सीखा समझा, आपने उसको बिल्कुल बहुत ही इजीली विद द स्लाइड्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बहुत मजा आया, बहुत कुछ समझ में आया, जैसे बोलते हैं ना कि और भी बहुत कुछ समझ में आया। कोशिश की गई थी मेरी तरफ से नहीं नहीं, बहुत अच्छा। के लिए इसे जस्टिस कर पाया बुक के साथ। बिल्कुल, यू डेफिनेटली डिड। एंड मैं केवल नहीं बोल रही हूँ, मैं ये सभी महसूस कर रहे होंगे। जो आपने अपनी मेहनत की है वो दिखी, आपकी मेहनत, और आपने की, और साथ में हम सब को समझ में आया, इजीली समझ में आया, वो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे बोलना चाहिए। सो मास्टर्स, हम छक्के और चौके मार रहे हैं, चौके नहीं छक्के मार रहे हैं। सो हमने छक्का मारा है स्वाध्याय टीम ने। सो थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत बेहतरीन रहा है। और आई थिंक मेरे को सेकंड करने के लिए कौन कौन हैंड रेस करेगा, किस किस को पसंद आया है, किसी क्वेश्चंस या कोई भी ऐसी हो तो प्लीज। यस, आशा जी अनम्यूट करें प्लीज, वीडियो ऑन करें जल्दी, तभी मैं ले पाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली अभी हमको ध्यान भी करना है। वीडियो ऑन करें आशा जी। वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगी मैं, ओके, सॉरी। एक्चुअली यस, एक्सपेक्ट ओह somebody muted you or you muted yourself। प्लीज आप अनम्यूट करें फिर आई से। एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओ एक्चुअली मैं कई सेशंस थोड़ा मिस कर चुकी, तो फिर भी आज मुझे ऐसा लगा कि पूरा मैं सुनी हूँ, ऐसा लगा। जी, So that's wonderful the way he explained. But मुझे वो abbreviated है क्या? AIA, ये क्या है मुझे? मैंने पहले बताया आपको कि शब्दावली पे मत जाइए आप। इसका जो जो इसके अंदर में जो गूढ़ बात समझाने की कोशिश की उसको कीजिए, क्योंकि ये हर जो लेखक होता है अपने हिसाब से अपने शब्दावली को लेके आता है। तो हम हमारी हिंदी शब्दावली में देखेंगे ऐसे तो बोलती हूँ मैं, एक जो मुझे समझ में आता है कि ऑल इंक्लूसिव इंटेलिजेंस जो बोलते हैं ना, वैसे भी बोल सकते हैं आप। तो इट्स काइंड ऑफ ऑल इंक्लूसिव, जो सारी इंटेलिजेंस, चाहे वो लोअर इंटेलिजेंस की बात की जाए, मिडिल लेवल पे, न्यूट्रल लेवल पे बात की जाए, या हायर लेवल Right. या सुपर इंटेलिजेंस, दैट्स आईया बेसिकली सब Wonderful. कुछ इनकॉर्पोरेट होके। Okay. Thank you so much. Wonderful. थैंक यू Wonderful. आशा जी। ओके, आरती जी, यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बहुत सुंदर संजय जी, बहुत ही कुछ कुछ बातें अभी तक पढ़ के भी जो समझ में नहीं आई थी, आपके चार्ट से समझाने से बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गई, और बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया और बताया। सो वेरी गुड, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद कि आगे हमको आगे बढ़ने के लिए भी इसकी बहुत कुछ मदद हो सकती है। तो बहुत ही अच्छा आपने सुंदर रूप से समझाया और बताया, क्योंकि मेरा भी अगला साइकिल डेस्टिनी पे आगे आने वाला है, तो उसका बेस आपने पक्का कर दिया। सो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। सो अगेन अच्छा थैंक है। यू वेरी मच, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर अच्छी भाषा में, इजी लैंग्वेज में आपने समझाया। सो मैंने अपना थैंक यू वेरी प्रयास मच, पूरा किया। थैंक यू यहाँ पर वेरी एक्चुअली बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन बहुत ही गुड रहस्य की बात है। तो मैंने सोचा किस तरह से लिया जाए, क्योंकि मैं लिख कर भी देखा, बना कर भी, तो सोचा कि इसको एक प्रेजेंटेशन में डाल दिया जाए तो बोलने के लिए, यस, देखने का मच, अगर बहुत माध्यम अच्छा। रहे तो आप उसको समझ अच्छे से पाएंगे। बिल्कुल। और बिल्कुल यही बिल्कुल रीजन है, मैं भी यही चाह रही हूँ कि हाँ स्लाइड के रूप में हो, और मेरे को स्लाइड बहुत अच्छी लगती है, मैं हमेशा स्लाइड से प्रेजेंट करती हूँ। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने स्लाइड प्रेजेंट नहीं किया, मुझे लगा कि टाइम भी नहीं है। बट आपने बहुत वंडरफुल किया संजय जी, और बहुत अच्छा आपने स्लाइड्स के थ्रू समझाया। सो आरती जी, जो आपने स्प्री शुरू की है छक्के चौके लगाने की, वो अभी जारी है।
सो हमारे स्वाध्याय टीम में एक से एक हीरे निकल रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि आने वाले दिनों में हम जो भी स्वाध्याय करेंगे उनमें भी निकलेंगे, और क्या और होगा। सो अब तृप्ता जी को लेती हूँ मैं। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच। ये आरती जी ने तो चौके छक्के की बात की है ना, मुझे लगता है संजय जी ने तो हैट्रिक मार दी। हाँ, तो हैट्रिक तो चल ही रही है, कब से चल रही है, 4-5 दिन से कंटिन्यूसली चल रही है, राइट? हाँ, 4-5 6 दिन की छक्के पूरा इकट्ठे हफ्ता। मार दिए। हाँ, नहीं इकट्ठे तो मार ही रहे हैं, वही तो मैं बोल रही हूँ कि बहुत चल ही रहा है। बढ़िया, बहुत अच्छा संजय जी, कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और हमें बहुत इस चीज का गर्व है कि इतने इंटेलिजेंट लोग हमारी टीम में हैं, और या नहीं हम नहीं, ऐसे इंटेलिजेंट लोगों की सभी मास्टर थे। वो टीम मेरा एक में छोटा सा हैं। क्षुद्र प्रयास था, क्षुद्र प्रयास था, ऐसे मत बोलिए। नहीं नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं है, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। ये एक ट्रूथफुल वो है मेरा कॉम्प्लीमेंट आपकी तरफ कि रियली बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे सर्कल में या हम ऐसे इंटेलिजेंट लोगों के सर्कल में हैं, तो ये बहुत प्राउड की बात है मेरे लिए तो। आप म्यूट पे हैं मधु जी। थैंक यू माय गॉड, मैं हमेशा म्यूट पे बोलती हूँ, बट Good. थैंक यू सो मच। कीप इट अप, थैंक यू। कीप इट अप ऑलवेज। बिल्कुल मधु जी, बी और अवसर हैप्पी। देंगे तो जरूर आऊंगा फिर से कुछ नया लेकर। बिल्कुल, अरे बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना, जो हीरे की चमक है वो छुपी नहीं रहती है, ऐसा अभी इस हीरे को बहुत इस्तेमाल करना बाकी है, जो 9 लाख हार है ना उसमें चमचमाना बाकी है उसको, और हमारा ना, ये हमारे ग्रुप में सब लोग वो हीरे से जुड़कर बहुत बात करते हैं, कभी मुझे गोताखोर बोलते हैं, कभी मुझे हीरो का हार बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तो मैं इसलिए बोलती हूँ मेरे सारे के सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी हीरो के हार के वो भागीदार है। गोताखोर तो है आप, कुछ सारे कोहिनूर अलग है। अलग निकाल के लेकर तो आइए आप सभी को। नहीं सब में था, इसलिए मैंने देखा, बस और कोई बात नहीं है। सो थैंक यू तृप्ता जी, थैंक यू सो मच। सुनीता जी भी कहना चाहती है, 1 सेकेंड, लेट मी अनम्यूट हर एंड देन, या सुनीता जी, आत्मवंदन सुनीता जी। आत्मवंदन मास्टर्स, बहुत ही सुंदर स्वाध्याय संजय जी, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपको। और अब आपसे उम्मीदें हम लोग की और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो पता नहीं है अभी कि आने वाला क्या है उनके लिए। और नेक्स्ट जो भी स्वाध्याय या नेक्स्ट बुक में भी जो है, हम चाहेंगे कि आप अपना बढ़ चढ़ के सहयोग दें और कुछ नया हम सबके लिए करें। थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल दिल की बात छीन ली, और यही मैं उनको नेक्स्ट बोलने वाली थी। कितना जानते हो बहुत आप ही लोग मुझे, सुंदर, वाह। बहुत अच्छा। थैंक यू। बहुत ही अच्छा था, सभी अच्छा कर रहे हैं, बट बहुत आपने बहुत तरीके और मेहनत और एक अ, अच्छे ढंग से प्रस्तुति की, इसके लिए आप सच में धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। थैंक यू सुनीता जी। यस सोनल जी, अनम्यूट करें। आत्मवंदन सुनीता जी, सोनल आत्मवंदन, जी। आत्मवंदन, आत्मवंदन ऑल मास्टर, आत्मवंदन संजय जी, आत्मवंदन मधुमेह। सुपर ऑसम, आज का तो बहुत अच्छा था, हर रोज ऐसा अच्छा ही है। सबने बोल दिया है, मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है, सब शब्द खत्म हो गए। और अच्छा था, गुड, एकदम सुंदर था, ऑसम। थैंक यू। संजय जी के जो समझाने का तरीका था, सबका अच्छा ही है, पर फिर भी आज जी उन्होंने जैसे अय्या और वो डूअर बहुत अच्छे से समझाया, सबने समझाया, पर आज अच्छे से जैसे दिखा के किया, वो अच्छा लगा सर, बहुत सुंदर था। सही बात, सुपर, काम के साथ साथ उन्होंने ये भी किया, जॉब ये भी, कर रहे हाँ हैं, करते करते फिर हाँ, वो भी, उसके अलावा। और हर बार अच्छे से वो कुछ ना कुछ अच्छी बातें साइंस किया है, ये सब भी बताते रहते हैं, तो और भी अच्छा लगता है। या सो थैंक यू संजय जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सोनल थैंक जी यू ऑल। के बाद मैं अब लीना जी को लेती हूँ, क्योंकि मैं मेरे परिवार वाले भी आज, हाँ मैं बिल्कुल लेती हूँ। आप मेरे को बता दीजिएगा कि चेतन गोस्वामी मेरे बड़े भैया हैं। हाँ जी, लीना जी आप शेयर करें। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मवंदन संजय सर, बहुत अच्छा आपने, मैंने लास्ट में थोड़ा सुना है क्योंकि मैं आज थोड़ा बिजी थी, तो मैं यूट्यूब पे सुनूंगी।
आपका कल ही आपने मून के फुल मून पे इतना अच्छा बोला था, तभी पता चल गया था कि आप कल भी बहुत अच्छा छक्का मारने वाले हैं, 6 छक्के मारने वाले हैं। तो डेली बोलते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, जब भी रहते हैं। सो हाँ, हाँ। आने नहीं, वाले कल दिनों फुल में मून पे भी बहुत अच्छा बोला था इन्होंने, बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया था। जी, तो मैं आज यूट्यूब पे सुनूंगी, सुन नहीं पाई मैम, मैं सॉरी, पर लोगों का सुन के ना लग रहा है कि सुनना चाहिए था। ठीक है, ठीक है मैम, आत्मवंदन। थैंक यू लीना जी। यस सोना जी, अनम्यूट है ना? मैं आत्मवंदन। unmuted हूँ जी। आत्मवंदन मधु जी एंड एवरीबॉडी। बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन था विद द स्लाइड्स, और इट मेक्स इट बहुत सिंपल हो जाता है समझने के लिए। एंड थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत ही बढ़िया था। एंड इट्स जस्ट, आई थिंक विजुअलाइजेशन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है समझने में, क्लैरिटी बन जाती है। बट थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने जब इसको पढ़ा बुक को 2-3 बार, तो मुझे लगा कि इसको समझाऊं कैसे, क्योंकि ज्ञान तो बहुत है इसके अंदर, लेकिन जब बहुत तक है। reference नहीं रहेगा किसी तरीके का तो समझाना मुश्किल पड़ेगा। तो फिर मुझे रात को सोते सोते, मतलब यूं बोलिए कि कोई कोई बड़ी शक्ति ने मुझे ऐसा बोला कि इसका प्रेजेंटेशन तैयार कर लो, और मैं ये आपको खुल के बता रहा हूँ कि मुझे ये थॉट ऐसे जागृत अवस्था में आई कि अंदर से आवाज आई कि प्रेजेंटेशन तैयार कर लो, आपको पता है, तैयार कर लो। यस, दिस इज हाउ आई हैव मेंटेन। अगर दिखेगा, पता नहीं दिखेगा कि नहीं, मैंने ऐसे पॉइंट बनाए थे और यही सोच रही थी जो आप सोच रहे हैं ना, पॉइंट बना के और उसको बकायदा पूरा स्लाइड फॉर्म में, और तीनों चीजें मैंने अलग अलग ली। डूअर क्या है उसके, आपने भी वही किया है, दिख नहीं रहा है हम लोग दोनों का। नहीं रहा है, आइए देखिए। हाँ, ये इस तरह बस। से बना रहा था, लेकिन मदद नहीं मिलती इसकी, तो मैंने सोचा कि इसको स्लाइड में ही डाला जाए, और आया मुझे भाव अंदर से कि स्लाइड बना ली। और वो जो पहली बार मैंने इन सबको पूरा जब नोट डाउन किया था, तो मुझे लगा, और मैंने इसी तरह से नोट डाउन किया था, जैसे लिखकर, और बकायदा साइकिक प्लेन क्या है और फिजिकल प्लेन क्या है, या जो भी फॉर्म प्लेन, वो सब क्या है, सब चीज की तब तब एक्चुअली समझ में आता है, वंस यू एक्चुअली राइट इट डाउन। बट इतना टाइम ही नहीं मिला मेरे को कि मैं उसको स्लाइड बना पाऊं, क्योंकि स्पीड में भाग रहा था। बट मे बी नेक्स्ट जो हमारा सीरीज आएगी आफ्टर दिस ब्रेक, तो कोई ना कोई जरूर कर लेगा। सो बट थैंक यू सोना जी, थैंक यू सो मच। लेट अस टेक चेतन जी। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन, बहुत अच्छा लगा। संजय मेरा छोटा भाई है, और मधु जी बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, आपने इतना अच्छा सेशन रखा। मैं भी एक शिक्षक हूँ और इन चीज़ों से, स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा लगा, और संजय ने जो एक्सप्लेन किया, द एक्सप्लेन उसका जो वे था, द एक्सप्लेन वे वाज वेरी गुड। और लेट मी नो व्हेन एवर योर नेक्स्ट सेशन, प्लीज लेट मी नो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छा रखा है। और आपका जो एक ओरा है, आपका जो सदस्य हैं, आप जितने ग्रुप्स के लोग हैं, वो आप मिलकर के एक अच्छा काम कर रहे हैं, और संजय उस पर चल रहा है। मुझे आई रियली हैप्पी, और आप मुझे बताइएगा, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। बिल्कुल, थैंक यू प्रेरणा स्रोत भी मेरे बड़े भाई साहब है, जिनसे जिनसे बचपन से देखते आया हूँ, इनसे प्रेरणा बहुत मिली है मुझे, और जो मैं कर पा रहा हूँ इनका मतलब आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कि आप आपके छोटे भाई भी आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। और ऐसा मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज जब इंग्लिश वाले ग्रुप में मैं जब मेडिटेशन कराती हूँ या विजडम शेयर होती है, तभी भी वो वहां पर भी बहुत सारी विजडम शेयरिंग सेशंस में ये पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हिंदी में भी ये ज्वाइन करते हैं, तो इसमें भी कर रहे हैं। साथ में स्वाध्याय में भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये अंग्रेजी भाषा तो जानते ही हैं, यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, बट और जब मेरे को पता चला कि हिंदी भी बोल सकते हैं, तो मुझे लगा अरे तब तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, कि ये हिंदी को मतलब सबको बता पाएंगे इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हुए। सो इसलिए सोचा। बट हाँ, ये अभी स्वाध्याय डेली चल रहा है। बहुत कल, अच्छे से कर पाता है। और हाँ जी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि नाम संजय, ये तो आप जानते हैं कि महाभारत का पूरा वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने ही सुनाया था, तो ये वो वाला संजय है। तो सब चौके छक्के मारने के बाद छुड़िए, 6 बाल पीछे छक्के मारने वाला व्यक्ति है ये। अभी एक और बाकी है हमारे चौके छक्के मारने वाले, कल भी आ रहे हैं, राजेश जी भी है, और भी बहुत सारे हमारे ग्रुप में बहुत सारे धनुर्धारी जी, अर्जुन और अभिमन्यु सभी मिल जाएंगे। लेकिन बात यह है कि सभी बहुत अच्छे मास्टर्स, एवरी वन आउट हियर इज अ ग्रेट मास्टर। और मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अभी हम एक ब्रेक लेंगे, कल एक और सेशन होगा, और फिर उसके बाद स्वाध्याय टीम थोड़े समय का ब्रेक लेगी, एटलीस्ट 15-20 डेज तो लेंगे।
फिर पढ़ते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो साइकिक डेस्टिनी का जो आई थिंक 5th पार्ट से, तब फिर मैं या ऋचा जी विल सी, क्योंकि मेरा भी साइकिक डेस्टिनी में ही आया था मेरे को भी लेने के लिए। तो बट बहुत अच्छी क्लासेस जो ये स्वाध्याय की है, सेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं और बहुत कुछ समझ में आ रहा है। ये जैसे मैं कहती हूँ ना, डिक्शनरी है बेसिकली ये। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू चेतन जी, थैंक यू। मधु जी, हाँ। मैं धन्यवाद, बहुत बहुत। अपने आपने जो ये सब आप बता रहे ना, सब के सब एक एक हम जो टीम है, सो हर एक को जुड़कर ही माला बनती है, गार्लैंड। दैट्स So व्हाट, टीम एफर्ट एंड सो ब्यूटीफुल। दैट्स व्हाट, इसलिए तो मैं बोलती हूँ तुम लोग मुझे मत हीरा कहो, हमारे पास तो 9 लाख का हार है। नहीं, यू आर द लीडर, आई मीन यू आर द कैप्टन। ये अभी हम पढ़ रहे हैं थिंकिंग एंड डेस्टिनी, राइट? तो ये डेस्टिनी है जिसमें हम सभी एक साथ एकत्रित हुए हैं। तो ये मतलब प्री डिसाइडेड है, हम अलग अलग जगह से आए हुए हैं लेकिन आज एक जगह पे आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से प्लानिंग में था कि एक साथ इकट्ठा होना और फिर आगे बढ़ना और आप लोगों को बढ़ाना है। तो वो चल रहा है, यहाँ शुरुआत हो चुकी है। Yes. गॉड्स ग्रेस। थैंक यू सोना जी। यस डेफिनेटली इट इज जस्ट सेम। और कोई है? मैं कोई डॉक्टर किरण गोस्वामी भी दिख रही थी मुझे पहले उस समय, तो इसलिए डशी वन अक्षत गिरी गोस्वामी भी है और कोई डॉक्टर किरण गोस्वामी। वुड दे लाइक टू टॉक? अगर कोई बात करना चाहे तो, एंड देन हम फिर ध्यान में आ सकते हैं। अरे अनम्यूट कर लें एंड वीडियो ऑन कर लें, शायद वीडियो ऑफ कर लिया क्या आत्मवंदन मैम? अनम्यूट करें। हेलो हेलो, हाँ जी किरण जी, हाँ बोलिए। म्यूट हो रहे हैं आप बार बार। 1 सेकेंड, आप अनम्यूट कर ले प्लीज। हाँ अब करें, अब बोले। नेटवर्क का कुछ इशू है शायद। ये नेटवर्क इशू है। हाँ अब बोलिए, फिर से बोलिए। मैं संजय भैया की छोटी सिस्टर हूँ और भैया मेरे को बहुत दिनों से मोटिवेट कर रहे हैं कि एक बार कैसे टाइम निकाल। फिर मैंने अभी भी मैं बिजी थी, फिर मैंने थोड़ा टाइम निकाला, शायद आधे से ज्यादा निकल गया था, पर जितना भी था भैया मेरे से ये सारी चीजें वैसे भी डिस्कस करते रहते हैं, तो थोड़ा समझ में आया, बहुत अच्छा लगा और अब ये है कि इसको मैं कंटिन्यू रखूंगी। वंडरफुल, थैंक यू सो मच किरण जी, थैंक यू। सो आप भी देवास से हैं? ये मेरी छोटी बहन है। नहीं, आई मीन टू अभी देवास में रह रही है क्या? हाँ। हाँ। थैंक यू सो मच किरण जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। या सो मास्टर्स, संजय जी आप कराएंगे ध्यान? आज कराएंगे? करवा सकता हूँ। अभी अपने पास में कितना, आधा घंटा है? यस टोटली हमारे पास आधा घंटा है। आप 40 मिनट्स आप करा सकते हैं ध्यान आराम से। सभी को तो मजा ही आएगा 40 मिनट्स बैठने में, ध्यान में बैठने में क्या दिक्कत है। सो जो जाना चाहते हैं अगर उससे पहले तो दे कैन लीव, बट या आई वुड से कि ध्यान आप शुरू कर सकते हैं। मास्टर्स आलती पालती मार के बैठ जाए, पिरामिड लगा ले, चश्मे उतार ले, रिलैक्स हो जाए एंड संजय जी आज ध्यान लेंगे। तो मैं म्यूजिक शेयर करूं कि आप कर लेंगे? जो मैं डेली लगाती हूँ म्यूजिक वही करूं? म्यूजिक नहीं तो मैं लगा देता हूँ एक म्यूजिक। Sure. कॉपीराइट फ्री होगा राइट? आई होप कॉपीराइट करेगी यूट्यूब। कम बता। कॉपीराइट फ्री नहीं है। ठीक है, आप कर दीजिए, ये यूट्यूब से लिया था मैंने। सो जब तक मधु जी इसको करें तो जो हम आनापानसति ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, और जो आज नए हैं उनको समझाने के लिए कि सुखासन की स्थिति में बैठना है। हाथ को ऐसे 10 उंगलियों को आपस में दबा के रखना है और पाँव को ऐसे पालकी लगाकर बैठना है। चश्मा अगर पहने हो तो निकाल दें और बिस्तर पे बैठ सकते हैं, सोफे पे, चेयर पे या फिर जमीन पर बैठिए। कमर को सीधे रखने की कोशिश कीजिए, जितना आप सीधा रख सकते हैं।
कंफर्टेबली रखिए। आपका ध्यान जो रहेगा वो सिर्फ श्वासों पर देना है। हमने ब्रेथ फॉर्म के बारे में आज इतना समझा है, तो ब्रेथ फॉर्म से ही शुरुआत करते हैं इसकी, थोड़े से एक ब्रीथिंग प्रैक्टिस के साथ में जो स्वामी में आपको सांस को लेना है जितना आप ले सके, और ये श्वास आपकी पूरी पेट में जानी चाहिए, आपकी जो नाभि है उसको छूना चाहिए, पूरा पेट बाहर आना चाहिए सांस ले रहे हैं। फिर आपको रोक के रखना है इसको, आप जितना समय तक आप रख सकते हैं, और फिर स्लोली आपको धीरे धीरे इसको छोड़ना है। छोड़ने के बाद फिर एक ब्रेक लेना है 5 सेकंड का, 4 सेकंड का, जितना आपको ठीक लगे, जो आपको कंफर्टेबल। फिर दूसरा ब्रेक लेना। जब आप श्वास ले रहे हैं पूरा You're able to hear, right? म्यूजिक आ रहा है। I can- जब आप श्वास ले रहे हैं, आपका पूरा पेट भर रहा है श्वास से आपकी नाभि तक, तब आपको एक इम्प्रेशन डालना है, एक विचार लाना है कि आपका शरीर शुद्ध हो रहा है। और जब आप श्वास को छोड़ेंगे तो आपको विचार लाना है कि आपके अंदर में जितनी भी इम्प्योरिटीज थी, जो भी आपकी विशुद्धियाँ थी, बाहर जा रही है, और आप पूरे के पूरे रिलैक्स हो रहे हैं। मास्टर अपनी आवाज थोड़ा तेज करिएगा संजय जी, वी कांट हियर यू। अभी आ रही है ठीक से? हाँ, अभी आ रही है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ पास में रहने के लिए, और अभी मैंने वीडियो बंद कर देता हूँ ताकि पास में बैठ पाऊंगा। तो सभी मास्टर्स आलकी पालकी लगा के बैठिए और कमर सीधी रखिए, आंखें बंद कीजिए, चश्मा अगर पहना हो तो निकाल दीजिए। और अभी अगले 45 मिनट बस हमको अपने 40 मिनट अपने को सांस पर ध्यान देना है। आती हुई और जाती हुई श्वास को देखना है। गहरी सांस ले दोनों नाक से, और पूरा पेट तक भरना चाहिए, आपकी नाभि पे छुएं, और महसूस करें कि आपके शरीर में पूरी प्राण ऊर्जा आ रही है, जो आपके शरीर को पूरा का पूरा ऊर्जान्वित कर रही है, प्यूरिफाई कर रही है। श्वास को रोक के रखिए जितनी देर आप रख सकते हैं, और धीरे धीरे इसको छोड़िए। छोड़ते हुए महसूस कीजिए कि आपके शरीर से पूरी की पूरी जो ऊर्जा आपको जरूरत नहीं है, जो आपको इम्प्योरिटीज है वो बाहर आ रही है, डिस्कम्फर्ट आपकी जा रही है, और आपका शरीर पूरा शिथिल हो रहा है। फिर एक बार और लंबी और गहरी सांस ले, पूरा पेट भरें, और आपका ध्यान अपने सर पर ऊपर लेके आए, सहस्त्रार चक्र के ऊपर, आपके सर के ऊपर लेके आए, और महसूस करें कि यहाँ पर आपको वाइट एनर्जी की एक बिंब आपके ऊपर आ रहा है, और आपके पूरे के पूरे मस्तिष्क को, शरीर में, माथे को पूरा शिथिल कर रहा है। रिलैक्स, लेट गो। जब आप श्वास छोड़े तो महसूस करें कि आपका पूरा का पूरा हो चुका है। अगली गहरी सांस लें। ध्यान आपका फोरहेड और बैक ऑफ हेड, कपाल पर लेके आए। महसूस करें कि आपका फोरहेड शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे महसूस करें कि आपकी फोरहेड रिलैक्स हो रहा है। फिर एक लंबी सांस लें, और आपका ध्यान आंखों पर, कानों पर, अपनी नाक पर और मुंह पर लेके आए। महसूस करें आपकी आंख, नाक, कान और मुंह शिथिल हो रहे हैं। किसी भी प्रकार का तनाव धीरे धीरे जा रहा है। अगली श्वास फिर से गहरी और लंबी सांस ले, और आपका ध्यान थ्रोट चक्र और गर्दन के पीछे की तरफ लाएं, गले पर और गर्दन पर, और महसूस करें ऊर्जा यहाँ पर। आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, पूरा तनाव यहाँ से जा रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है। जाने दो।
फिर से एक लंबी और गहरी सांस लें। आपका ध्यान दोनों कंधों पर लेके आए। किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट यहाँ पर आपको हो, उसको छोड़ें, लेट गो। गहरी सांस लें, पेट भरकर। ध्यान दोनों हाथों पर, कोहनियों पर और दोनों पंजों पर लेके आए। रिलैक्स हो रहे हैं। फिर से एक गहरी सांस लें और अपना ध्यान चेस्ट पर और पेट पर लेके आए, हृदय पर। और महसूस करें ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके हृदय चक्र को एक्टिवेट कर रही है, शिथिल हो रहा है, सारा डिस्कम्फर्ट जा रहा है। धीरे धीरे श्वास छोड़े और महसूस करें कि शिथिल हो चुका है। अगली सांस लें और आपका ध्यान आपकी नाभि, पेल्विक एरिया पर लेकर आए और महसूस करें कि आपकी नाभि जानित हो रही है, पेल्विक एरिया भी आपका शिथिल हो रहा है। धीरे श्वास छोड़े और महसूस करें और गहरी सांस लें। आपका ध्यान स्पाइन कॉर्ड पर लेके आए, ज़्यादा पूरा उठा रहे। महसूस करें कि आपके पूरी बैक में बैकबोन के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड पे ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। आपके चक्र ऊर्जान्वित हो रहे हैं। छोड़ें। फिर से लंबी और गहरी सांस लें और पेट भरने तक, और आपका ध्यान थाई, घुटनों पर और पंजों पर संजय जी लेके थोड़ा तेज बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी। श्वास को गहरा लें और आपका ध्यान आइस पर, घुटनों पर और पंजों पर लेके आए। महसूस करें कि ये शिथिल हो रहे हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ें, रिलैक्स, लेट गो। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लें और अब पूरे शरीर को देखें, जहाँ पर भी आपको किसी प्रकार की डिस्कम्फर्ट हो, अनइजीनेस हो, वहाँ पर अपने ध्यान को लेके जाएं और ये ऊर्जा वहाँ भेजें और उस पार्ट को शिथिल करें। एक और गहरी सांस, पूरा पेट बाहर आना चाहिए। और फिर से अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करें, पूरे शरीर में देखें कहाँ पर आपको ऊर्जा की जरूरत है, जहाँ पर डिस्कम्फर्ट हो, ऊर्जा को भेजें और शिथिल करें उस स्थिति। अब अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग टेक्निक्स पर आ जाइए, जैसा आप स्वतः सांस लेते वैसी, और अपना ध्यान दोनों नाक के ऊपर रखें और श्वास के आने जाने को देखें। अपने आपको आप एक पंख की तरह हल्का महसूस करें। आप पूरी ब्रह्मांडी ऊर्जा से घिरे हुए हैं, एक आर्म बना हुआ है आपके आसपास।
सांस जैसी आ रही है वैसे ही रहने दें और महसूस करें, छोटी है या बड़ी है, जैसी है वैसी ही देखें। कोई विचार अगर आता है, विचार आने के मात्र से समझकर वापस अपना ध्यान सांसों पर लेके आए। आपका काम अभी सांसों को देखना है। विचार में या भविष्य की कल्पनाएं मात्र लेकर आते हैं, उसमें ना उलझे। श्वासों पर ध्यान दें। समय के लिए सिर्फ श्वासों पर ध्यान दें और एक शांति का माहौल रखें। सिर्फ श्वासों पर ध्यान दें, आती और जाती श्वासें। अपना ध्यान श्वासों पर ही रखें। आती और जाती श्वास को देखें। भी विचार आए उसमें उलझे, सिर्फ श्वासों पर ही ध्यान को केंद्रित रखें।
श्वास सरलतम मार्ग है जिसको आप अनुसरण करके परम की प्राप्ति कर सकते हैं। सांस पर ध्यान दीजिए, सब दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। आती और जाती सांस। अपने आसपास ब्रह्मांडीय परम ऊर्जा को महसूस करें। ये आपके रोम रोम में बह रही है। किसी भी तरह का विचार को होने वाला उससे उलझे ना, ध्यान को श्वास पर लेके आए। श्वास ही एकमात्र सरलतम मार्ग है इस परम शक्ति को अनुभव करने का।
महसूस करें कि आपके आसपास गोल्डन एनर्जी प्रभावित हो रही है। आपका अंग अंग इसमें मिलकर पवित्र हो रहा है। मास्टर्स, हमारे आसपास कहीं दृश्य और अदृश्य शक्तियां होती है, हमारी जीवन के हर मोड़ पर, हर कदम पर सहायता और मार्गदर्शन करती है। हमें उनका आभार व्यक्त रोज करना चाहिए। तो आज भी हम मन में इन शक्तियों का आभार व्यक्त करते हैं। एक यूनिवर्स में पृथ्वी पर जन्म देने के लिए सही समय, सही जगह और सही परिवार में लाने के लिए एक यूनिवर्स हमें
उचित शिक्षा, घर, आसपास का माहौल देने के लिए हमें हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, गरीब लोगों से मिलाने के लिए जो हमारी आत्मा की यात्रा पर मदद करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स वो सब देने के लिए जो हमारी दिन प्रतिदिन हर पल इस आत्मा की यात्रा में सहायक है। हर चीज हमें सही समय पर सही मात्रा में देने के लिए मदर अर्थ का भी धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू मदर अर्थ में रहने के लिए जगह देने के लिए, पौष्टिक खाना देने के लिए, प्राण वायु और पेयजल देने के लिए। थैंक यू मदर अर्थ आपकी मातृत्व ऊर्जा और हीलिंग एनर्जी के लिए जो हमारे मन, बुद्धि और शरीर को स्वस्थ रखती है। थैंक यू ऑल मास्टर्स, पत्री जी, सभी वो मास्टर्स जो हमारे आसपास प्रत्यक्ष रूप से है या अप्रत्यक्ष रूप से है, हमारी इस आत्मा की यात्रा में सहायता, मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहे हैं। थैंक यू हायर सेल्फ, स्पिरिट गाइड्स जो हमारी इस समय सहायता और रक्षा करते हैं। थैंक यू टू आवर पेरेंट्स, माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। थैंक यू टू आवर सिबलिंग, भाई बहन जो हमारे साथ में हमेशा प्रेम और सौहार्द से रहें और इस आत्मा की यात्रा में सहायता कर रहे हैं। थैंक यू टू आवर स्पाउस एंड चिल्ड्रन, पति पत्नी और बच्चे जो हमारे साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं और हमारी इस आत्मा की यात्रा पर मदद कर रहे हैं। थैंक यू टू आवर कॉलीग्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स, हमारे सहकर्मी, हमारे पड़ोसी और हमारे मित्र जो हमारे साथ इस यात्रा पर हैं और हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। उन सभी को भी कोटि कोटि धन्यवाद। और ब्रह्मांड के द्वारा दी गई हर उस चीज को जो हमें इस आत्मा की यात्रा पर मदद कर रही है, कोटि कोटि धन्यवाद। मास्टर्स, क्षमा करना चाहिए और क्षमा मांगना भी चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा स्पंदन है जो आपको पूरी ऊर्जा को ऊपर लेकर जाता है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाता है। आई एम सॉरी टू ईच एंड एवरीवन I have heard in this lifetime or any of my previous lifetime, knowingly or unknowingly, physically
mentally or verbally. Please forgive me. Thank you, thank you, thank you. I love you. मैं उन सब से क्षमा चाहता हूँ जिनको मैंने जाने अनजाने में कभी क्षति पहुंचाई हो, इस जन्म में या किसी भी मेरे पुराने जन्म में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाई हो, मुझे माफ करें और उस कर्म बंधन से मुक्त करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं आपसे सदैव प्रेम करता रहूंगा। Forgive each and everyone who have hurt me in this lifetime or previous lifetime, knowingly or unknowingly. Thank you for being part of my life to teach me a lesson. I forgive you. Thank you, thank you, thank you. I love you. मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जो मुझे कभी भी किसी भी प्रकार से नुकसान किए हो, क्षति पहुंचाई हो, मेरे इस जीवन में या पिछले किसी भी जीवन में, जानबूझकर या अनजाने में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, भौतिक या मानसिक तरीके से या वचन से अगर मुझे नुकसान पहुंचाया है, मैं आपको क्षमा करता हूँ और उस कर्म बंधन से मुक्त करता हूँ। मेरे का हिस्सा बनने के लिए और मुझे कुछ शिक्षा देने के लिए, लेसन सिखाने के लिए आप आए थे, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आपको सदैव प्रेम करता हूँ। अपने आसपास इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अनुभव करें और लंबी एक गहरी सांस लेकर इसे अपने अंदर लें। दोनों हाथों को एक साथ लेके आए और इन्हें रख दें और दोनों आंखों पर हल्के से रखें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपनी आंखें खोले एक मुस्कुराहट के साथ और धीरे से ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो रखिए। आप सभी का कोटि कोटि नमन, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो आज के सेशन में या ध्यान में तो आपसे क्षमा चाहता हूँ। अपना अनुज समझकर मुझे माफ करें। थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत मजा आया ध्यान में। थैंक यू सो मच। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। किसी को अगर कुछ शेयर करना एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। देन थैंक यू आशा जी। सॉरी मैं वीडियो नहीं ओपन कर सकती, कोई बात नहीं। संजय जी आपका ज्ञान और ध्यान तो एकदम माइंड ब्लोइंग। ग्रेटिट्यूड, 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 फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा जी, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। सो मास्टर्स, अभी किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है और कोई शेयरिंग भी नहीं है तो देन वी कैन एंड द सेशन। बट सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए और साथ में ध्यान करने के लिए। और संजय जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना सुंदर स्वाध्याय कराया और ध्यान भी मेरा बहुत लगा। सो थैंक यू सो मच। और कोई भी भूल चूक नहीं है, सब अच्छा है। और इसी तरह बने रहिए। नेक्स्ट जब सीरीज शुरू होगी फिर से तो फिर हम सबकी तरफ से एक कम से कम हम करके आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू संजय जी। सो मास्टर्स,
अक्षत गिरी गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अंकल यू ऑलवेज रॉक इन एनी सिचुएशन। या ही डज, आई बिलीव। आई कैन बिलीव नाउ। आपकी आवाज नहीं आ रही है संजय जी, वी कैंट हियर यू। नहीं है उसमें, मैंने हाँ, स्पीकर इस पे हूँ, इस ओके, सिस्टम। कोई बात नहीं। बट यार थैंक यू एवरीवन। सो मास्टर्स, कल फिर मिलेंगे हम नए स्वाध्याय के साथ। हम आज संजय जी ने 151 से 160 पेज नंबर तक किया था। कल हम 161 से लेकर 170 राजेश कंबोज जी का स्वाध्याय है। तो कल हम इस सीरीज का लास्ट स्वाध्याय रहेगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 15-20 दिनों के बाद। बट इस बीच में जो ध्यान होंगे वो टाइम टू टाइम होंगे, 1 घंटा मतलब 1 घंटा बिल्कुल टाइम से, ज्यादा बातें नहीं, ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं। अगर कुछ क्वेश्चन है तो जरूर 1-2 ले सकते हैं, बट आई बिलीव 1 आवर मतलब 1 आवर, सो दैट हम समय बर्बाद ना करें। और बस 15-20 दिन के बाद फिर मिलना है ना स्वाध्याय टीम के साथ। सो थैंक यू सो मच संजय जी। फिर हम कल मिलते हैं। एंड तब तक के लिए हम सबके जीवन में मधुरता फैलती रहे, सुख शांति फैलती रहे, खुशियां फैलती रहे, और हम आगे बढ़ते रहे ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ, स्वाध्याय के साथ। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सबके जीवन में मंगल होता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। थैंक यू संजय जी।